हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल उन्नत क्लासेस में। तो हमारे DSSP की प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं। एग्ज़ाम आपकी बहुत ही पास आ चुकी है। हिस्ट्री हमारी कंप्लीट हो जाती है। सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने सारे MCQ जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारा बचता है पॉलिटी, हमारी पूरी की पूरी बच जाती है। इकोनॉमिक्स बचती है हमारी पूरी। तो आज की इस वीडियो में हम सिविक्स का जो पोर्शन हमारे सिलेबस में दिया गया है, ये सारे टॉपिक जो हैं जैसे पावर शेयरिंग हो गए, फेडरलिज्म हो गया, डेमोक्रेसी, डाइवर्सिटी, पॉलिटिकल पार्टीज, इलेक्शन, चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी, तो ये सारे ही जो चैप्टर्स हैं उनको हम कवर करने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स तक। आप अपने सिलेबस में चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर फिर भी कोई टॉपिक बचता है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि मैम ये वाला टॉपिक आपने पॉलिटी में नहीं करवाया है। जो सिलेबस है सिविक्स का वो सारा एक साथ आज हम कवर करने वाले हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है और सभी जो टॉपिक्स हैं, सभी जो चैप्टर्स हैं उनके हम MCQs को सोल्व करेंगे। और जो ये सिलेबस आपका दिया गया है ये सिर्फ आपके DSSB के लिए नहीं, आपकी EVS, NVS, EMRS, उसी के साथ में आपके CTET के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, रीट के लिए, RPSC के लिए, हर एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके NCERT से प्रिपेयर किए गए हैं। मैं सारे आपको बताती चलूंगी कि कौन सी क्लास के NCERT से मैंने लिए हैं। पहला चैप्टर है हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग पावर शेयरिंग। तो पावर शेयरिंग आपके 10th क्लास की पॉलिटी जो की बुक है उसमें ये चैप्टर आपके दिया गया है पावर शेयरिंग, तो ये वहाँ से लिया गया है। क्वेश्चन है पावर शेयरिंग का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, पावर शेयरिंग सारी शक्तियां एक ही हाथ में होना या फिर सरकार के विभिन्न अंगों में शक्ति का बंटवारा करना, सैन्य नियंत्रण या इनमें से कोई नहीं। देखिए, पावर शेयरिंग का मतलब होता है कि शासन की शक्ति को विभिन्न संस्थाओं और स्तरों में इक्वल जो है वो डिवाइड करना ताकि कोई भी संस्था जो है वो ज़्यादा शक्तिशाली ना हो। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा कि सरकार के विभिन्न अंगों में शक्ति का बंटवारा करना, किसी एक को स्पेशली वो नहीं करना कि नहीं तो वो अपने आप को शक्तिशाली समझने लग जाएगी। तो सभी को इक्वल जो है शक्तियों का बंटवारा करना। शक्ति साझाकरण वांछनीय है क्योंकि यह है, देखिए शक्ति जो साझाकरण वांछनीय है क्योंकि यह है, पूछा है हमसे क्या होती है। देखिए, पावर शेयरिंग लोकतंत्र की आत्मा होती है ना। तो हम देखते हैं इसके बारे में कि शक्ति साझाकरण जो हमारी अभी देखी थी ना पावर शेयरिंग, वही शक्ति। आप देखिए पावर शेयरिंग को ही कितने नामों से यहाँ बोल दिया है। अगर जो बच्चे हैं वो देखेंगे शक्ति साझाकरण क्या होता है, पावर शेयरिंग ही होता है क्योंकि संघर्ष की संभावना को कम करता है, राजनीतिक स्थिरता को बढ़ाता है और लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करता है। बिल्कुल, पावर शेयरिंग ये सारी चीजें कम करता है क्योंकि ये मैंने अभी बताया था आपको, जो पावर शेयरिंग है वो लोकतंत्र की आत्मा होती है और ये संघर्ष भी कम करता है, स्थिरता भी बढ़ाती है और जन सहभागिता को भी सुनिश्चित करती है। तो ये सारी चीजें करती है। ऑल ऑफ द अबाव इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेल्जियम किस महाद्वीप में स्थित है। तो देखिए, बेल्जियम जो है आपके कौन से महाद्वीप में, यूरोप महाद्वीप में जो है वो बेल्जियम स्थित है। यूरोप महाद्वीप का एक छोटा सा देश है आपके कौन सा, बेल्जियम, जहां पर डच और फ्रेंच बोलने वाली जनसंख्या आपकी रहती है। आज मैंने PYQs में ये करवाया था, आपको क्वेश्चन याद हो तो आपने ध्यान से देखा हो तो। यूरोप जो है वो बेल्जियम यूरोप महाद्वीप में स्थित है। बेल्जियम में बहुसंख्यक समुदाय कौन थे। पूरे NCERT से क्वेश्चन मैंने प्रिपेयर किए हैं और यही क्वेश्चन अब देखिए आज का जो मैंने PYQ करवाया था उसमें पूछा गया था कि जो बेल्जियम की राजधानी है उसमें कौन सी भाषा बोली जाती है ना, ये वाला ही क्वेश्चन था हमारा। तो अगला क्वेश्चन है बेल्जियम में बहुसंख्यक समुदाय कौन है। देखिए, बेल्जियम में सबसे ज़्यादा डच भाषा बोलने वाले जो हैं वो लोग हैं वहाँ पे, है ना। बेल्जियम की लगभग 59% जो जनसंख्या है वो डच बोलती है, लेकिन हमारे बहुसंख्यक समुदाय पूछा है, फ्रेंच वहाँ की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। डच और फ्रेंच दोनों ही बोलते हैं पर फ्रेंच जो है वो मोस्टली ज़्यादातर हिस्सों में जो है बेल्जियम की राजधानी में पूछा है। बेल्जियम में आपके डच बोली जाती है, दोनों अलग अलग चीज़ हैं। बेल्जियम की राजधानी में ज़्यादा फ्रेंच बोली जाती है और डच भी बोली जाती है, पर बेल्जियम में पूछा है तो बेल्जियम में 59% जो है आपकी डच बोलने वाले लोग होते हैं। बेल्जियम में अल्पसंख्यक समुदाय कौन है। तो बेल्जियम में जो अल्पसंख्यक समुदाय है वो आपके कौन हो जाएगा,
फ्रेंच बोलने वाले लोग जो हैं लगभग 40% जो लोग हैं वो फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं और वे बेल्जियम के दक्षिणी भाग में रहते हैं। तो अल्पसंख्यक समुदाय कौन सा हो जाएगा आपके फ्रेंच बोलने वाले। दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों अलग अलग हैं। अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी कम्युनिटीज और बहुसंख्यक यानी आपकी मेजोरिटी कम्युनिटीज, दोनों अलग अलग हैं। ज़्यादा बोलने वाले डच हैं बेल्जियम में और कम बोलने वाले आपके फ्रेंच है। और वही राजधानी अगर देखिए, आप देखिए राजधानी का आ गया क्वेश्चन, PYQ में एज इट इज क्वेश्चन पूछे गए हैं ये सारे NCERT से। तो बेल्जियम की राजधानी ब्रूसलेस मैंने आपको बताया ही था, आज ब्रूसलेस जो है वो बेल्जियम की राजधानी है। बेल्जियम की राजधानी ब्रूसलेस में फ्रेंच और डच दोनों भाषाएं बोली जाती हैं और ब्रूसलेस में फ्रेंच ज़्यादा बोली जाती है और बेल्जियम में कौन सी, डच ज़्यादा बोली जाती है। दोनों में कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। बेल्जियम में डच समुदाय मुख्यतः कहाँ रहता है, तो बेल्जियम में जो डच समुदाय है वो मुख्यतः आपके फ्लेमिश क्षेत्र में ही रहता है। मोस्टली जो देखते हैं वो फ्लेमिश क्षेत्र में रहता है। जो बेल्जियम का उत्तरी भाग होता है ना, वो आपका फ्लेमिश है, फ्लेमिश क्षेत्र, और यहाँ पर डच भाषा के जो लोग हैं वो यहाँ पर निवास करते हैं। तो ध्यान में रखिएगा। कई बच्चों को नहीं समझ में आ रहा बेटा ये क्वेश्चन डायरेक्ट, अभी मैंने 2-3 क्वेश्चन आपको करवाए एग्जैक्टली डायरेक्ट PYQ मैंने देखे हैं, मैंने आपको पढ़ाए हैं, सेम डिट्टो पूछे गए हैं, है ना। फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग मुख्यतः कहाँ रहते हैं, तो फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग मुख्यतः जो है वो कहाँ पर रहेंगे, वो आपके रहते हैं फ्लेमिश में भी और आपके ब्रूसलेस में भी। देखा था ना हमने, ब्रूसलेस जो है वो बेल्जियम की राजधानी है। तो बेल्जियम के दक्षिणी भाग में जो है आपके बोलविया में फ्रेंच भाषा के लोग जो है वो बहुसंख्यक मात्रा में बोलते हैं। अच्छा, फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग वो बोलोनिया में रहते हैं ना, फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, क्योंकि आपके फ्लेमिश में जो है वो डच बोलने वाले ज़्यादा रहते हैं। तो राइट आंसर आपका सिर्फ बी होगा, ए और सी आपका दोनों नहीं होंगे, ओनली बी राइट आंसर हो गया। बोलोनिया क्षेत्र में फ्रेंच बोलने वाले लोग ज़्यादातर रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका की जातीय संरचना में शामिल है। देखिए श्रीलंका की जातीय संरचना में देखें तो आपके सिंगली और तमिल है ना, वो समुदाय इसमें शामिल होता है। श्रीलंका में 2 प्रमुख समुदाय हैं इसके, पहला सिंगली है और दूसरा तमिल है। सिंगली देखें तो लगभग 74% है और वहीं तमिल देखें तो लगभग 18% के लगभग है। ध्यान में रखना है, एज इट इज NCERT की क्वेश्चन है, मैंने और कहीं से प्रिपेयर नहीं किए, सिर्फ NCERT से लिए हैं। श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय कौन है, तो श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय आपके सिंहली लोग हैं। श्रीलंका की अधिकांश जनता जो है वो सिंगली समुदाय की है और ये कौन से धर्म का पालन करते हैं, ये समुदाय जो है वो बौद्ध धर्म का, कौन से धर्म का, बौद्ध धर्म का पालन ये लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका में किस समुदाय ने अलग राज्य की मांग की थी, तो देखिए श्रीलंका का जो समुदाय है आपका कौन सा, श्रीलंकाई तमिल लोग, इन्होंने जो है एक अलग जो है वो राज्य की मांग की थी। जो श्रीलंकाई तमिल हैं इन्होंने उनको समान अधिकार नहीं मिल पा रहा था, तो इनके समान अधिकार न मिलने के कारण ये लोग जो है एक अलग राज्य की मांग करते हैं। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 1956 में श्रीलंकाई सरकार ने कौन सी नीति अपनाई थी, तो 1956 में श्रीलंकाई सरकार ने जो है वो केवल सिंगली नीति अपनाई थी कि सिंगली ही एकमात्र राजभाषा है और यह नीति इन्होंने अपनाई जिससे कि जो तमिल समुदाय के लोग थे वो असंतुष्ट हो जाते हैं। तो अभी हमने देखा था ना वो अलग राज्य की आपकी मांग करते हैं, तो सिंगली नीति इन्होंने अपनाई थी। अगला क्वेश्चन है, बेल्जियम की शक्ति साझाकरण व्यवस्था को क्या कहा जाता है, तो बेल्जियम की शक्ति साझाकरण को जो है वो आपके क्या कहा जाता है, संघीय शक्ति साझा बहुमत मॉडल या सामुदायिक सरकार मॉडल या सैन्य शासन, तो इसको आपको कहा जाएगा सामुदायिक सरकार मॉडल। बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट प्रणाली लागू की गई थी जहां पर कि क्या हुआ था कि जो भाषाएं हैं प्रत्येक भाषा समूह को जो है वो अधिकार दिए गए थे, तो कम्युनिटी गवर्नमेंट यहाँ पर हुई थी, सामुदायिक सरकार मॉडल जो है यहाँ पर लागू हुआ था।
भारत में शक्ति साझाकरण का उदाहरण क्या है, कैसा है, ये क्वेश्चन भी पीवाईक्यू में पूछा गया है। तो भारत में जो है वो ऊर्ध्वाधर विभाजन भी है और क्षैतिज विभाजन भी है, आपके वर्टिकल भी है और हॉरिजॉन्टल भी है, दोनों ही प्रकार की जो है वो भारत में आपके शक्ति साझाकरण है। भारत में शक्ति केंद्र और राज्य दोनों के पास होती है, जो कि वर्टिकली होती है, और उसके साथ में विधायिका हो गई, कार्यपालिका हो गई, न्यायपालिका हो गई, इनके बीच में भी होती है, तो वो हॉरिजॉन्टली होगी। तो दोनों तरीके से होती है। वर्टिकली अगर देखें तो वो आपकी केंद्र और राज्य के बीच में शक्ति हो गई, और हॉरिजॉन्टली देखें तो आपकी विधायिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच में। तो दोनों तरीके से शक्ति का साझाकरण होता है। और हमने देखा था अभी शक्ति साझाकरण मतलब सभी में इक्वल इक्वल जो है शक्तियों का डिवीजन करना। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह शासन प्रणाली जिसने शक्ति विभिन्न अंगों में बांटी जाती है, तो वो कौन सी शासन प्रणाली हो जाएगी, आपकी संघीय शासन प्रणाली, संघीय सरकार, जिसमें शक्ति केंद्र और राज्य के बीच में बांटी जाती है ताकि संतुलन बना रहे। राइट आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन है, सरकार के विभिन्न अंगों में शक्ति का बांटना क्या कहलाता है। तो देखिए सरकार के विभिन्न अंगों में शक्ति का बांटना आपकी क्षैतिज वितरण, जो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो कहलाएगा। कि जैसे विधायिका हो गई, मैंने बताया था ना आपका, विधायिका हो गई, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, इनके बीच में शक्तियों का इक्वल इक्वल बांटना ही आपका क्षैतिज वितरण कहलाता है। तो राइट आंसर आपका विभिन्न अंगों के बीच में शक्ति का बंटवारा क्षैतिज वितरण हो जाएगा। भारत में शक्ति का ऊर्ध्वाधर विभाजन किसका उदाहरण है। तो ऊर्ध्वाधर विभाजन हमने देखा था किस किस के बीच में जो है वो ऊर्ध्वाधर विभाजन होता है। तो मैंने बताया था ना आपको, केंद्र और राज्य और स्थानीय सरकार में जो आपके डिवीजन होता है, जैसे एक केंद्र हो गया, राज्य हो गया और पंचायतों के बीच में, इनके बीच में शक्तियों का जो है वो बांटना ही आपका क्या कहलाया जाएगा, ऊर्ध्वाधर विभाजन आपका कहलाया जाएगा। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी शक्ति साझाकरण प्रणाली सामाजिक समूह को प्रतिनिधित्व देती है। तो वो कौन सी है आपकी शक्ति हो जाएगी। तो वो आपकी हो जाएगी सामुदायिक सरकार, है ना, कम्युनिटी गवर्नमेंट। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार ने जो है वो भाषा और धर्म के आधार पर सामाजिक समूह को समान अधिकार दिए थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कम्युनिटी गवर्नमेंट। कौन सी शक्ति साझाकरण प्रणाली सामाजिक समूहों को प्रतिनिधित्व देती है। शक्ति साझाकरण किसकी आत्मा है। पावर शेयरिंग जो है वो किसकी आत्मा है, राजतंत्र की, तानाशाही की, लोकतंत्र की या साम्यवाद की। बिल्कुल लोकतंत्र की आत्मा है, मैं आपको बता चुकी हूँ ऊपर। जो आपकी शक्ति साझाकरण है वो लोकतंत्र की आत्मा है, यानी इसमें जन भागीदारी और शक्ति साझाकरण कोई संस्था निरंकुश इसमें नहीं बन सके, इसलिए सभी में डिवीजन जो है वो इक्वल शक्तियाँ जो है वो बांटी जाती हैं। तो आपके लोकतंत्र की आत्मा होती है। अगला क्वेश्चन है, बेल्जियम और श्रीलंका के उदाहरणों से हम क्या सीखते हैं। देखिए बेल्जियम और श्रीलंका के उदाहरणों से अगर हम देखें तो बहुमत शासन शांति लाता है, नहीं। शक्ति साझाकरण एकता बनाए रखता है, बिल्कुल हम यही तो सीखते हैं। बेल्जियम में शक्ति साझाकरण से एकता और स्थिरता बनी रहती है, जबकि श्रीलंका में हमने देखा ही था असमानता है, और इस असमानता के कारण वहाँ गृह युद्ध हुआ था। तो इस वजह से जो है आपके क्या होता है कि शक्ति बिल्कुल इक्वल जो है। बेल्जियम और श्रीलंका को उदाहरण इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि बेल्जियम में जो है वो शक्ति साझाकरण हुआ था, एकता थी और स्थिरता थी, जबकि श्रीलंका में ऐसा नहीं था, वहाँ असमानता थी और असमानता से गृह युद्ध वहाँ पर हुआ था। तो आपके राइट आंसर हो जाएगा बी। अब एक टॉपिक हमारा, एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, वो भी 10th क्लास की पॉलिटी से था। अब 10th क्लास की पॉलिटी में सेकंड नंबर का चैप्टर ही आपका फेडरलिज्म है। तो इसके हम अब जो है क्वेश्चन को देखेंगे, संघवाद, ठीक है। ये भी आपके 10th क्लास की एनसीईआरटी से ही लिए गए हैं। देखिए 10th, 11th और 12th तीनों जो आपकी पॉलिटी की क्लास बुक्स है ना, उन्हीं से मोस्टली क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, संघवाद वह प्रणाली है जिसमें शक्ति केंद्र सरकार में केंद्रित हो, जिसमें शक्ति केंद्र और राज्य सरकार के बीच में बांटी जाए, केवल एक स्तर की सरकार हो या स्थानीय निकायों के पास कोई शक्ति ना हो। तो क्या आपका संघवाद होता है। तो संघवाद मतलब कि शक्ति केंद्र और राज्य के बीच में बांटी जाए, यानी संघवाद में शक्तियों का बंटवारा जो है वो केंद्रीय और राज्य सरकार के बीच में किया जाए। क्यों किया जाए, क्योंकि आपस में वो संतुलन बना रहे और लोकतांत्रिक शासन जो है वो बना रहे। तो इस वजह से जो है वो केंद्र और राज्य के बीच में बांटी जाती है।
अगला क्वेश्चन है भारत किसका उदाहरण है। देखिए मैंने 20 क्वेश्चन लिए हैं, 20 बहुत होते हैं जो महत्वपूर्ण लिए हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो। बाकी चाहे ऐसे लेने को तो चाहे कितने ही ले लो, कोई मतलब नहीं निकलता है ना, पर जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना वो मैंने यहाँ पर आपके साथ शेयर किए हैं। भारत किसका उदाहरण है, एकात्मक का, संघीय राज्य का, संघ का या राजतंत्र का। हमें पता है हमारा भारत तो संघीय राज्य है ना। भारत में केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियां जो है स्पष्ट रूप से जो है वो वितरण होता है इनमें, और इसी को तो संघीय राज्य कहते हैं, क्योंकि किसी एक चीज में तो ना तो केंद्र के पास होती है ना राज्य, दोनों के पास जो है वो स्पष्ट शक्तियां का वितरण जो है वो होता है, तो संघीय राज्य है हमारा भारत। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शक्ति वितरण के बारे में है। तो देखिए भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है हमारा, वो है हमारा 246, जिसके अंतर्गत संसद और राज्य विधानसभाओं के बीच में है वो शक्तियों का वितरण और उनके विषयों का वितरण किया जाता है। 246 आर्टिकल भारतीय संविधान का हमें ये देता है कि शक्तियों का वितरण के बारे में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में केंद्र सरकार किन विषयों पर कानून बना सकती है। तो देखिए भारत में केंद्र सरकार जो है वो आपके केंद्र सरकार है ना, केंद्र सूची पर भी विषय बना सकती है और समवर्ती सूची पर भी। तो आपके बी और सी राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल केंद्र और समवर्ती सूची में केंद्र सरकार जो है वो कानून बना सकती है, उसको ये जो है वो अथॉरिटी मिलती है। अगला क्वेश्चन है भारत में राज्य किन विषयों पर कानून बना सकते हैं। तो भारत में राज्य किन विषयों पर कानून बना सकते हैं। राज्य आपके राज्य के विषय पर कानून बना सकते हैं ना। राज्य के पास केवल राज्य के विषय स्टेट लिस्ट ही होते हैं। राज्यों को केवल राज्य सूची से संबंधित जितने भी विषय उसमें सूचीबद्ध होते हैं राज्य सूची में, उससे संबंधित जो भी कानून होते हैं उन पर अधिकार इनको प्राप्त है कि उन पर वो कानून बना सकती है। कौन, राज्य सूची के विषयों पर राज्य कानून बना सकता है। समवर्ती सूची में विषयों पर कानून कौन बना सकता है। अब देखिए केंद्र सूची पर हमने देख लिया, राज्य सूची पर देख लिया, अब हमारी बचती है समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची जो है वो केंद्र और राज्य दोनों पर कानून बना सकती है, दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं समवर्ती सूचियों में। तो लेकिन टकराव होने पर किसका मान्य होगा, केंद्र का कानून जो है वो सर्वोच्च माने जाएगा। अगर केंद्र और राज्य दोनों सरकार के कानून जो है वो बनाती है समवर्ती सूची, तो केंद्र का कानून इसमें मान्य होगा। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला है भारत में किसके साथ संघीय प्रणाली अपनाई है। तो भारत में संघीय प्रणाली जो है वो आपके मजबूत केंद्र को अपनाती है ना। भारत में संघीय जो प्रणाली है वो आपके मजबूत केंद्र को अपनाती है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ताकि देश में एकता और अखंडता जो है वो बनी रहे। अगला क्वेश्चन है भारतीय संघवाद की विशेषताओं में कौन सा है। संघवाद की विशेषताएं अगर देखें तो शक्तियों का विभाजन हो गया, आपके केंद्र सरकार की सर्वोच्चता हो गई, स्वतंत्र न्यायपालिका, यह सभी बिल्कुल सारी चीजें तो हमारे संघवाद की विशेषताएं है ना। कि शक्तियों का विभाजन भी हमने देखा, केंद्र और शक्तियां देखी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी हमने देखी। तो भारतीय संघवाद की ये सारी ही विशेषता हमें देखने को मिलती हैं। राइट आंसर डी होगा। अगला है भारत में केंद्र और राज्य के बीच विवाद किसे सुलझाने का अधिकार है। तो केंद्र और राज्य के बीच में मान लीजिए कोई विवाद हो गया, तो उन विवादों को सुलझाने का अधिकार जो है वो किसके पास हो जाएगा, वो होगा सुप्रीम कोर्ट के पास, सर्वोच्च न्यायालय के पास यह अधिकार है कि वो केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियां के जो विवाद हैं उनको हल करता है, उनका निपटारा करता है। राज्य सूची किसमें उल्लेखित है, कौन सी अनुसूची में जो है राज्य सूची का उल्लेख है। तो अनुसूची 7 में जो है वो राज्य सूची शेड्यूल 7 है। 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची दी गई है। तो राज्य सूची पूछा है तो 7वीं अनुसूची में ही होगी ना। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। भारतीय संघवाद में मजबूत केंद्र का अर्थ क्या है। तो भारतीय संघवाद में मजबूत केंद्र का अर्थ आपके क्या हो जाएगा, आपके केंद्र सभी विषयों पर कानून बना सकता है, बिल्कुल बना सकता है। केंद्र को ये पावर है कि वो किसी भी विषय पर कानून बना सकता है। विवाद होने पर बिल्कुल हमने देखा था कि केंद्र का जो कानून है वो मान्य होगा। केंद्र वित्त पर नियंत्रण रखता है, तो ये भी एकदम सही है। केंद्र बिल्कुल मजबूत होता है, वित्तीय नियंत्रण भी रखता है, विवादों में भी सर्वोच्च होता है, और कुछ मामलों में जो है वो कानून बनाने का अधिकार जो है वो सभी विषयों पर किसके पास होता है, केंद्र के पास होता है। तो सारी जो विशेषता हैं वो आपकी संघवाद के जो केंद्र की मजबूतता है उसको दर्शाता है। भारत में संघवाद की कौन सी विशेषता विविधता में एकता सुनिश्चित करता है।
कौन सी विशेषता है जो कि विविधता में एकता को सुनिश्चित करेगी? शक्ति का विभाजन बिल्कुल करती है, मजबूत केंद्र भी करती है, हमने देखा अभी, स्वतंत्र न्यायपालिका, या फिर सारी ही चीजें जो हैं आपकी वो संघवाद की विशेषता है और ये विविधता में एकता को स्पष्ट रूप से जो है वो व्यक्त करती है। संघवाद में शक्तियों का बंटवारा होता है, केंद्र की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये सारी चीजें आपकी विविधता में एकता को बनाए रखने में मदद करती है। तो राइट आंसर आपका डी होगा। देखिए आपको कैसा लग रहा है, ये क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैंने बहुत मेहनत से बनाए हैं आपके लिए। कितने दिनों से आपके कमेंट आ रहे थे, मैम प्लीज़ पॉलिटी करवा दो, इकोनॉमिक्स करवा दो। जैसे मैं पॉलिटी करवाई हूँ वैसे आपको इकोनॉमिक्स भी करवाऊंगी, है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सूची में कौन सा विषय आता है? देखिए ये सूची के विषय आपको जरूर याद रखने हैं। कौन सी सूची में कौन से विषय आते हैं? तो केंद्र सूची में अगर देखें तो रक्षा जो है वो केंद्र सूची का विषय हो गया। उसी के साथ में केंद्र सूची में और कौन कौन से आते हैं? आपके विदेश नीति हो गई, मुद्रा हो गई, मुद्रा भी किसका विषय है? केंद्र सूची का विषय है। तो ये केंद्र सूची के विषय में आती है आपकी रक्षा, डिफेंस। अगला है राज्य सूची में कौन से विषय आते हैं? तो राज्य सूची में अगर देखें आपके, तो राज्य सूची में आपकी पुलिस आती है ना। जैसे हर जगह की अलग अलग पुलिस होती है, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, है ना। तो राज्य सूची जो है वो राज्य सूची का विषय आपके पुलिस हो जाएगा। उसी के साथ में कृषि भी राज्य सूची का विषय है, स्वास्थ्य भी राज्य सूची का ही विषय माना जाता है। तो ये आपके राज्य सूची के विषय हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, समवर्ती सूची में कौन सा विषय है? देखिए मैंने बोला ना, तीनों सूचियों में आपको विषय याद होने चाहिए। तो समवर्ती सूची में आपका विवाह और तलाक बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये समवर्ती सूची का जो है वो आपके विषय हो जाएगा। शिक्षा और कानून जैसे विषय भी समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघवाद है। भारतीय संघवाद पारंपरिक है, अर्धसंघीय है, एकात्मक है या संघीय है? तो बिल्कुल भारतीय जो संघवाद है वो आपका अर्धसंघीय माना जाएगा। क्यों? क्योंकि केंद्र मजबूत होता है और राज्यों की शक्तियां जो है वो सीमित होती हैं ना। होती दोनों के पास है, लेकिन मान्य ज्यादा किसकी मानी जाएगी? केंद्र की मानी जाएगी। इस वजह से भारत का संघवाद जो है अर्धसंघीय माना जाता है। भारत में वित्तीय संसाधनों के वितरण का निर्णय कौन करता है? तो वित्तीय संसाधनों का जो वितरण होता है उसका निर्णय आपका वित्त आयोग करेगा। वित्त आयोग केंद्र और राज्य के बीच में जो वित्तीय आपके संसाधन हैं उनका वितरण करता है। तो आपके राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघवाद का कौन सा लाभ है? विविधता का समावेश, स्थिरता बढ़ाना, भागीदारी बढ़ाना या सारी चीजें? बिल्कुल सारी ही चीजें आपके संघवाद की विविधता को संतुलित करती है, उसको स्थिर जो है स्थिरता उसमें बनाए रखता है और लोगों की भागीदारी को भी ये सुनिश्चित करता है। तो राइट आंसर इसका डी होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में क्या है? तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया था 7वीं अनुसूची में हमने क्या पढ़ा था। 7वीं अनुसूची के अंतर्गत हमने विषयों की सूची देखी थी, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स देखे थे, जिसके अंतर्गत आपके केंद्र, राज्य और समवर्ती सूचियां दी गई थी। तीनों सूचियां इसमें शामिल थी। तो 7वीं अनुसूची में आपके जो है वो विषयों की सूची दी गई थी। तो ये हमारा जो है वो अगला क्वेश्चन है, भारत में संघवाद उपयुक्त है। भारत में संघवाद जो है वो उपयुक्त क्यों है? तो भारत में संघवाद आपके ये विविधता को समायोजित करता है, ये एकता सुनिश्चित करता है, ये स्थानीय स्वशासन की अनुमति देता है। बिल्कुल सारे जो है वो राइट आंसर हो जाएंगे। भारत की सामाजिक, भाषाई, धार्मिक, सांस्कृतिक सारी विविधता को ध्यान में रखते हुए संघवाद सबसे उपयुक्त प्रणाली है और ये आपके विविधता के जो बावजूद भी देश में क्या करता है? एकता बनाए रखता है ना। और स्थानीय स्तर पर जो है वो जन भागीदारी है उसको भी ये सुनिश्चित करता है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, हमारे 2 टॉपिक जो हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं, पावर शेयरिंग और आपका फेडरलिज्म यानी कि संघवाद। अब 3rd नंबर का जो हमारा चैप्टर आता है डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, उसको करते हैं। और ये भी आपकी एनसीईआरटी की जो 10th क्लास की बुक है उससे लिए गए क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, लोकतंत्र वह प्रणाली है जिसमें क्या होता है? तो केवल शक्ति केवल एक व्यक्ति के पास होती है? बिल्कुल नहीं होती। क्या वो लोकतंत्र कहलाता है? नहीं।
जनता के पास अपने प्रतिनिधि चुनने का जो अधिकार होता है वही तो लोकतंत्र होता है। लोकतंत्र में सारी शक्तियां किसके पास होती है? जनता के पास। जनता अपने प्रतिनिधित्व का चुनाव करती है, प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और जो सत्ता में क्या करते हैं? भाग लेते हैं। तो राइट आंसर इसका आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र में विविधता क्या है? तो लोकतंत्र में विविधता क्या एक चुनौती है, एक ताकत है, हमेशा समस्या है, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल, लोकतंत्र में विविधता जो है एक प्रकार की क्या है? ताकत है, स्ट्रेंथ है। बी राइट आंसर हो जाएगा। विविधता लोकतंत्र की क्या होती है? ताकत होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये है जो है ये विभिन्न दृष्टिकोणों और विचारों का इसमें क्या होता है? समावेश होता है, अलग अलग दृष्टिकोण इसमें होते हैं। तो राइट आंसर बी होगा कि लोकतंत्र विविधता की एक ताकत है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो लोग हैं वो प्रतिनिधियों का चुनाव स्वयं करते हैं। इसी वजह से भारत जो है एक लोकतांत्रिक देश है, क्योंकि जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव खुद करती है, स्वयं करती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में भाषाई विविधता उदाहरण है। भाषाई विविधता के आधार पर अगर हम देखें तो जैसे हिंदी हो गई, तमिल हो गई, बंगाली हो गई, बहुत सारी भाषाएं हमारे भारत में बोली जाती हैं। टोटल 22 भाषाएं जो है वो बोली जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, सांस्कृतिक विविधता का अर्थ क्या होता है? देखिए, सांस्कृतिक विविधता से मतलब होता है कि जो विभिन्न संस्कृतियों का होना, यहाँ पर सांस्कृतिक विविधता, एक ही संस्कृति का पालन नहीं, विभिन्न संस्कृतियों का पालन। सांस्कृतिक विविधता का मतलब यही होता है कि जो लोग हैं वो विभिन्न लोग हैं, वो अलग अलग रीति रिवाज, अलग अलग परंपराओं के होते हैं। तो इस वजह से सांस्कृतिक विविधता यहाँ देखने को मिलती है। सबकी अपनी अपनी संस्कृति होती है, धर्म होता है, सबका अपना अपना रीति रिवाज होते हैं, परंपराएं होती हैं। तो इसी वजह से भारत में धार्मिक विविधता का उदाहरण कौन सा है? तो देखिए, ये आपको किसी बच्चे को बहुत इजी लग रहे होंगे और किसी को ये बहुत टफ लग रहे होंगे, क्योंकि इन क्वेश्चन को समझना मतलब इजी है, लेकिन कई बार होता है इजी को भी जो है टफ तरीके से दिमाग में चलता है कि इसका आंसर क्या होगा, और इजी को ही गलत करके आते हैं। हमेशा ऐसा होता है एग्जाम में, जो आपको इजी लगता है ना उसी का आंसर गलत मिलता है। आप आगे आंसर की चेक करते हैं ना तो कि ये तो बहुत इजी है, मेरा एकदम सही है, और आप घर आके देखते हैं आंसर की आती है ऑफिशियली, तब आप चेक करते हैं हो ये तो गलत हो गया। तो इजी कुछ भी नहीं है, और मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, कोई भी चीज़ इजी नहीं है, कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं है। सब अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन की है तो वो आपको इजी लगेगा, जिसने नहीं की उसको वो टफ लगेगा। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन है कि भारत में धार्मिक विविधता का उदाहरण अगर देखें तो बिल्कुल हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हमारे यहाँ पर बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, तो यही तो धार्मिक विविधता है। अभी तो बताया मैंने, तो बहुत सारे धर्म के लोग जो है हमारे भारत में निवास करते हैं, वही धार्मिक विविधता है। भारत में जाति व्यवस्था का उदाहरण कौन सा है? तो जाति व्यवस्था का अगर देखें हम तो भारत जो है वो सामाजिक विविधता यहाँ पर देखने को मिलती है, वही तो जाति व्यवस्था है। यानी जाति व्यवस्था किसका एक हिस्सा माना जाएगा? सामाजिक विविधता का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है अलग अलग सामाजिक समूह के लोग जो हैं यहाँ पर रहते हैं, अलग अलग जाति व्यवस्था के लोग रहते हैं। ठीक है, तो आपकी सामाजिक विविधता के अंतर्गत आएगा जाति व्यवस्था। लोकतंत्र विविधता को इस प्रकार स्वीकार करता है, और ये ऐसे क्वेश्चन मैं पीवाईक्यू में आपको करवा चुकी हूँ, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। लोकतांत्रिक विविधता को इस प्रकार स्वीकार करता है, समान अधिकार देना। इसी तरीके से तो स्वीकार करेगा। लोकतंत्र क्या करता है कि सभी समुदाय के जो लोग हैं, समूह के लोग हैं, सभी को समान अधिकार देता है, जिससे क्या होती है? विविधता जो है वो स्वीकार होती है कि चाहे कोई भी धर्म का, कोई समुदाय का व्यक्ति हो, सभी को समान मानता है। वही तो लोकतंत्र है। तो समान अधिकार देना ही लोकतंत्र स्वीकार करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा किससे सुनिश्चित होती है? मौलिक अधिकार से, नीति निर्देशक तत्वों से, प्रस्तावना से, या फिर राष्ट्रपति से? बिल्कुल मौलिक अधिकारों से जो है आपके स्वीकार होती है अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, जिसमें कि धार्मिक, भाषाई और सांस्कृतिक सुरक्षा यहाँ मौलिक अधिकारों के अंतर्गत प्रदान की जाती है। तो मौलिक अधिकार जो है अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। भारत में विविधता परिलक्षित होती है, भाषाई विविधता, धर्म या फिर संस्कृति, या सभी तरीके से तो होती है। भारत विविधताओं वाला देश है, भाषाओं के आधार पर भी विविधता होती है, धर्म के आधार पर, संस्कृति के आधार पर भी विविधता देखने को मिलती है। तो राइट आंसर इसका सभी हो जाएगा।
नेक्स्ट है क्षेत्रीय विविधता का उदाहरण है। क्षेत्रीय विविधता का उदाहरण अगर देखें तो विभिन्न राज्यों में विभिन्न भाषाएं बोलते हैं ना, कि भारत जैसे हमारा देश है, वहाँ अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषा बोली जाती है, अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, तो यही तो क्षेत्रीय विविधता को दर्शाता है। तो राइट आंसर आपका इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में लोकतंत्र की सुरक्षा किस संस्था के द्वारा होती है? तो लोकतंत्र की सुरक्षा आपके सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा होती है। न्यायपालिका संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करती है। तो आपके राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय जो है वो आपके क्या करेगा? लोकतंत्र की सुरक्षा वाली संस्था मानी जाती है। अगला है, विविधता को स्वीकार करने में चुनाव की भूमिका क्या है? हाँ, विविधता को स्वीकार करने में चुनाव की भूमिका तो होती है, लेकिन क्या भूमिका है चुनाव की? देखें तो विभिन्न समुदाय के प्रतिनिधि को चुनना, अल्पसंख्यक समुदाय को अनदेखा करना, या फिर आपके बहसों को दबाना, या बहुमत शासन बढ़ावा? बिल्कुल भी नहीं। आपको एक ही पॉजिटिव दिख रहा है कि विभिन्न समुदाय के प्रतिनिधियों को चुनना। चुनाव जनता को जो है विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधि जो है उनको चुनाव किया जाता है, उसका अधिकार जो है वो जनता को प्राप्त है, तो वही लोकतंत्र है ना। तो विविधता को स्वीकार करने में चुनाव की भूमिका यही होती है कि विभिन्न समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव करना। भारत में आरक्षण प्रणाली का उदाहरण है राजनीतिक समावेशन, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय योजना या सैन्य शासन। तो कौन सा जो है वो आरक्षण प्रणाली जो है आपके सामाजिक न्याय के आधार पर होती है? आरक्षण मतलब जो अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उनको सामाजिक न्याय प्रदान करती है। तो राइट आंसर आपका सोशल जस्टिस जो है वो राइट आंसर होगा। लोकतंत्र को चुनौतियां किस कारण होती हैं? लोकतंत्र को चुनौतियां भी होती हैं, वो किस कारण से होती हैं? सामाजिक असमानता के कारण, क्षेत्रीय संघर्ष के कारण, धार्मिक तनाव के कारण, सभी के कारण जो है वो लोकतंत्र को चुनौतियां भी देखने को मिलती हैं ना। क्योंकि जो विभिन्न सामाजिक आपके क्षेत्रीय हो गए, सामाजिक हो गए, धार्मिक असमानताएं होगी, तो ये लोकतंत्र के सामने जो है वो चुनौती प्रदान भी करती हैं। तो डी इसका राइट आंसर होगा। भारत में विविधता प्रबंधन में किसकी मदद होती है? विविधता प्रबंधन में संघवाद की, लोकतंत्र की, धर्मनिरपेक्षता की, सभी की होती है। डी राइट आंसर होगा। संघवाद, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता सारे मिलकर विविधता को तो संतुलित करते हैं। तो आपकी विविधता प्रबंधन में इन सभी को मिलाकर जो है वो मदद मिलती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है? बताओ, भारत में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ आपके क्या हो जाएगा? राज्य सभी धर्मों के लिए क्या है? समान व्यवहार करेगा। तो वही आपकी धर्मनिरपेक्षता है कि राज्य सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टिकोण रखेगा, तो सभी धर्मों को समान मानेगा, वही धर्मनिरपेक्षता है। भारत में लोकतंत्र की चुनौती क्या है? तो लोकतंत्र की चुनौती अभी हमने क्वेश्चन ऊपर भी देखा था पर उसमें अलग था। जाति आधारित भेदभाव हो गया, लिंग असमानता होगी, भ्रष्टाचार हो गए, तो ये अभी आपके लोकतंत्र के सामने चुनौती है। लोकतंत्र के समक्ष जो है ये सारी चुनौतियां देखने को मिलती हैं। भारत में चुनाव कितनी बार होते हैं? देखिए, भारत में चुनाव जो है हर 5 साल में होते हैं। ठीक है, सभी को पता है। लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव जो हैं हर 5 साल में एक बार होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का लोकतंत्र विविधता के बारे में क्या सिखाता है? तो भारत का लोकतंत्र विविधता के बारे में सिखाता है कि लोकतंत्र को कमजोर करती है? बिल्कुल नहीं, लोकतंत्र को मजबूत करती है। यही तो लोकतंत्र की विविधता हमें सिखाती है। लोकतंत्र हमको क्या दिखाता है कि जो विभिन्न भाषाएं हो गई, धर्म हो गए, संस्कृति हो गई, उनकी विविधता लोकतंत्र को मजबूत बनाती है, ना कि कमजोर बनाती है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। तो ये हमारा एक और टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। कौन सा वाला? डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। अब नेक्स्ट चैप्टर हमारा आता है पॉलिटिकल पार्टीज, जो कि एनसीईआरटी 12th क्लास की और 10th क्लास के पॉलिटिकल साइंस है। ठीक है, मैंने सारे जो हैं आपके लिए ये किया है कि कौन सी क्लास, क्योंकि कमेंट आते हैं मैम ये कौन सी क्लास की एनसीईआरटी में हमको मिलेगा, तो ये 10th और 12th दोनों क्लास की एनसीईआरटी से मैंने प्रिपेयर किए हैं। पॉलिटिकल पार्टी राजनीतिक दल होते हैं, समान विचारधारा वाले लोगों का समूह होता है, सैन्य समूह होता है, धार्मिक संगठन होता है, या सांस्कृतिक समूह होता है। तो बिल्कुल आपके राजनीतिक दल जो है वो समान विचारधारा वाले लोगों का क्या होता है? समूह होता है। राजनीतिक दल का उद्देश्य क्या होता है कि जो समान विचारधारा के लोग हैं उनको एक साथ वो रहते हैं और लोगों के द्वारा ये बनाए जाते हैं, जो समान विचारधारा वाले लोग हैं उनके द्वारा ही राजनीतिक दल बनाए जाते हैं।
अगला क्वेश्चन है राजनीतिक दल का मुख्य कार्य क्या है। तो देखिए राजनीतिक दल का मुख्य कार्य अगर देखें तो आपके सरकार का बनाना हो गया, सरकार का विरोध करना भी आता है, नागरिकों को शिक्षित करना भी आता है, सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। राजनीतिक दल जो होते हैं वो सरकार भी बनाते हैं और विपक्ष का काम भी करते हैं, उसके साथ में नागरिकों को जो है राजनीतिक रूप से जागरूक भी करते हैं। तो सारे ही चीजें राजनीतिक दल के मुख्य कार्य के अंतर्गत आएंगे। भारत में किस पार्टी की प्रणाली है। तो भारत में कौन सी जो है वो पार्टी की प्रणाली अपनाई जाती है। तो मैं आपको पहले ही करवा चुकी हूँ, PYQs में आया था। बहुदलीय प्रणाली जो हमारे भारत में है, क्योंकि हमारे भारत में क्या है बहुत सारे राजनीतिक दल जो हैं वो सक्रिय रूप से हैं, इसलिए यहाँ बहुदलीय प्रणाली पाई जाती है। कहीं एक दलीय है, कहीं द्विदलीय है और हमारे भारत में बहुदलीय है। कौन सा दल जो है वो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व करता है। तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया है। राइट आंसर ए होगा। भारत में क्षेत्रीय दल कौन से हैं। तो भारत में क्षेत्रीय दल अगर देखें तो क्षेत्रीय दल जो कि राज्य के मुद्दों पर क्या करते हैं, ध्यान देते हैं, राष्ट्रीय मुद्दों पर ध्यान देते हैं, राज्य विशेष के मुद्दों पर। बिल्कुल, क्षेत्रीय दल का मतलब यही होता है कि जो राज्य है उसके मुद्दों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया जाता है, वही आपके क्षेत्रीय दल होंगे, है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा क्षेत्रीय दल का उदाहरण अगर देखें तो क्षेत्रीय दल का उदाहरण कौन सी पार्टी हो जाएगी आपकी ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो केंद्रीय दल है, भारतीय जनता पार्टी भी केंद्रीय दल है, कम्युनिस्ट पार्टी भी केंद्रीय दल है। द्रविड़ मुनेत्र कड़कम्बम जो है वो आपकी दक्षिण भारत का एक क्षेत्रीय दल माना जाता है, DMK। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संधि सरकार का अर्थ क्या होता है। तो देखिए संधि सरकार मतलब एक ही सरकार बनाने के लिए दो या अधिक दलों का मिलना, सैन्य शासन या राजतंत्र। तो देखिए संधि सरकार का मतलब होता है जब कोई एक पार्टी बहुमत में नहीं होती है तो उसमें क्या होता है, दल मिल जाता है और वो आपस में मिलकर के सरकार बनाते हैं। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, संधि सरकार बोलते हैं। यानी सरकार के लिए दो या अधिक दलों का मिलना ही आपका क्या होता है, संधि सरकार होता है। अगला क्वेश्चन है बहुदलीय प्रणाली किसके लिए अच्छी है। तो देखिए बहुदलीय प्रणाली जो है वो लोकतंत्र के लिए अच्छी है। लोकतंत्र के लिए क्यों अच्छी है, क्योंकि देखिए बहुदलीय प्रणाली में जो है आपके बहुत सारे दृष्टिकोण वाले व्यक्ति होते हैं, तो उससे क्या होता है जनता के सामने बहुत सारे विकल्प आ जाते हैं कि उसको वो किसको चुन सकता है ना। अलग अलग जो व्यक्ति हैं वो उसमें खड़े होते हैं, तो जो जनता है उसके सामने बहुत सारे विकल्प होते हैं चुनने के लिए कि वो कौन सी सरकार को जो है वो चुनेगी। तो बहुदलीय प्रणाली जो है वो लोकतंत्र को क्या करती है, मजबूत बनाती है। क्षेत्रीय दल के उदय का एक कारण कौन सा है। तो क्षेत्रीय दल के उदय का कारण अगर हम देखें तो क्षेत्रीय दल के उदय का कारण आपकी क्षेत्रीय पहचान ही हो जाएगा। यानी कि क्षेत्रीय दल मुख्यतः जो है वो क्षेत्रीय पहचान और जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको लेकर के सक्रिय होते हैं। तो क्षेत्रीय पहचान के लिए क्षेत्रीय दलों का उदय माना जाता है। दल प्रणाली से क्या अभिप्राय है। तो देखिए दल प्रणाली से अभिप्राय अगर देखें तो राजनीतिक दलों की संख्या, दल बनाने के नियम, दलों के बीच संबंध या सभी। तो देखिए सारी ही चीजें इसमें राइट हो जाएगी दल प्रणाली के अंतर्गत। दल प्रणाली में दलों की संख्या, उनकी संरचना और एक दूसरे के साथ संबंध सब कुछ इसमें शामिल होता है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो पार्टी चुनाव में बहुमत जीतती है वो क्या बनाती है। तो देखिए जो पार्टी आपके चुनाव में बहुमत जीतती है ना वो सरकार बनाएगी, है ना। यानी चुनाव में बहुमत पाने वाली पार्टी की ही तो सरकार बनती है। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है कि जो पार्टी आपकी बहुमत जीतेगी वो सरकार बनाएगी। अगला क्वेश्चन है मुख्य विपक्षी दल का मुख्य कार्य क्या है। तो देखिए मुख्य विपक्षी दल का मुख्य कार्य जो है सरकार का अंध समर्थन करना, सरकार की आलोचना और प्रश्न करना। बिल्कुल आपके जो विपक्षी दल होता है वो सरकार की क्या करता है, आलोचना करेगा और उसके खिलाफ जो है वो प्रश्न उठाएगा। तो विपक्षी दल लोकतंत्र में ये सारी चीजें करती है, आलोचना और उसकी निगरानी करता है विपक्षी दल। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नीचे वाले देखने की आवश्यकता ही नहीं है हमको। देखिए पॉलिटी की आपको बहुत टेंशन हो रही थी, मैम हो नहीं, आज मैं पूरा कवर करवा दे रही हूँ। आप इसको अच्छे से याद कर मतलब समझ लीजिएगा और वीडियो को एंड तक देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नहीं आए तो एक बार इसको फिर 2x पे करके जरूर देख लीजिएगा, है ना, ताकि वो अच्छे से आपको रिवाइज हो जाए।
अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा राष्ट्रीय दल है? हमने क्षेत्रीय दल देखा था, अब हम राष्ट्रीय दल देखते हैं। तो राष्ट्रीय दल हम सभी को पता है, शिवसेना एक क्षेत्रीय दल हो जाएगा, तृणमूल कांग्रेस भी, और ये द्रविड़ मुनेत्र कड़गम भी जो है आपके क्षेत्रीय दल है। लेकिन बीजेपी जो है वो आपके कौन से हो जाएगा? एक राष्ट्रीय दल हो जाएगा बीजेपी, और ये चुनाव आयोग द्वारा इसे राष्ट्रीय पार्टी के रूप में इसे मान्यता प्राप्त है। तो ये एक आपका राष्ट्रीय दल होगा। राष्ट्रीय दल चुनाव लड़ते हैं केवल अपने राज्य में केवल राज्यों में, केवल स्थानीय चुनाव, या कोई भी नहीं। तो देखिए ये आपके कई राज्यों में चुनाव लड़ते हैं। राष्ट्रीय दल जो है वो कई राज्यों में चुनाव लड़ते हैं। ये राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो सक्रिय रहते हैं। तो बहुत सारे राज्यों में जो है ये चुनाव लड़ते हैं। क्षेत्रीय दल मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित करते हैं। किस पर करते हैं? अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर, राष्ट्रीय मुद्दों पर, राज्य विशेष के मुद्दों पर, या कोई नहीं। तो देखिए क्षेत्रीय दल तो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, आपके राज्य विशेष के मुद्दों पर ही जो है वो आपका ध्यान केंद्रित करेंगे। राज्य के जो मुद्दे हैं उन्हीं पर ये सक्रिय रूप से सक्रिय रहेंगे। तो आपके राइट आंसर सी हो जाएगा, क्षेत्रीय दल राज्य के विषयों पर ही आपके सक्रिय रहेंगे। संधि सरकार तब बनती है जब क्या होता है? जब एक पार्टी के पास पूर्ण बहुमत होता है। जब किसी पार्टी के पास पूर्ण बहुमत ना हो, राष्ट्रपति हस्तक्षेप करे, या कोई नहीं। देखिए जब किसी पार्टी के पास, हम देख चुके हैं कि जब पूर्ण बहुमत नहीं होता है तो वो कई दल मिलकर जो है वो सरकार बनाते हैं, तो वही आपका संधि सरकार कहलाता है। ये क्वेश्चन ऊपर भी आ चुका है, पर थोड़ी सी टर्म चेंज हो गई है। दलबंदी विरोध कानून कब पारित हुआ था? तो दलबंदी विरोध कानून जो है वो पारित हुआ था आपका 1988 में जो है वो दलबंदी विरोध कानून जो है वो पारित हुआ था। भारतीय संसद में ये कानून पारित हुआ था ताकि जो है विधायिका या फिर सांसद है वो दल बदल कर सरकार को जो है अस्थिर ना करे। तो ये 1988 में भारतीय संसद में जो है वो दलबंदी विरोधी कानून पास किया गया था, ध्यान में रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक दल का मुख्य कार्य क्या है? तो देखिए राजनीतिक दल का मुख्य कार्य नीतियां बनाना, चुनाव लड़ना, लोगों को राजनीतिक मुद्दों के बारे में शिक्षित करना, या सभी? बिल्कुल सभी। राजनीतिक दल जो नीतियां हैं वो नीतियां भी बनाते हैं, चुनाव भी लड़ते हैं, जनता को राजनीतिक रूप से भागीदारी भी प्रदान करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मैं सारा सिलेबस वाइज आपको करवा रही हूँ, जो जो टॉपिक आपके सिविक्स वाले पोर्शन में DSSB के सिलेबस में दी गए हैं उन्हीं टॉपिक्स को मैंने यहाँ उठाया है, अलग से कुछ भी नहीं लिया है। तो आप सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही हूँ, इधर उधर से मैंने कहीं कुछ नहीं लिया है, सिर्फ मैंने NCERT से आपके लिए क्वेश्चन प्रिपेयर किए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक दलों के सामने एक चुनौती है। क्या चुनौती है राजनीतिक दलों के सामने? अगर देखें तो क्या आंतरिक संघर्ष है, क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा है, या भ्रष्टाचार है, या सभी? देखिए सारी चीजें कहीं ना कहीं ये देखने को मिलती हैं। आंतरिक संघर्ष भी देखने को मिलता है, क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा भी देखने को मिलती है, भ्रष्टाचार भी देखने को मिलता है। तो ये राजनीतिक जो भारतीय राजनीतिक दल है उनमें ये प्रमुख रूप से चुनौतियां देखने को मिलती हैं। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा ये डेमोक्रेसी इन इंडिया वाला जो ये कौन सा था आपके पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन है ना, तो ये वाले जो टॉपिक है हमारे कवर हो जाते हैं। पावर शेयरिंग हमने कर लिया, फेडरलिज्म कर लिया, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी कर लिया, पॉलिटिकल पार्टीज कर ली, इलेक्शन कर लिए। अब हमारे सामने अगला चैप्टर आता है कौन सा? अच्छा इलेक्शन बचा है अभी ये पॉलिटिकल पार्टीज था, हाँ इलेक्शन। तो अब हम इलेक्शन करेंगे, फिर आगे ऐसे कंटिन्यू हम चलते रहेंगे, जो जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं ना वैसे ही हम चलेंगे। तो इलेक्शन वाले टॉपिक से हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, और ये भी आपके NCERT जो है आपके 10th और 12th दोनों में ही लिया गया है। तो आप बेफिक्र रहिएगा इसके लिए कि मैम आपने कहाँ से लिया है, पूरा NCERT से ही प्रिपेयर किया गया है। तो आप कंटिन्यू ये देखते रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि जो आपकी चुनाव क्यों आयोजित किए जाते हैं? प्रतिनिधियों का चयन करने के लिए, कानून लागू करने के लिए, न्यायाधीश नियुक्त करने के लिए, या कोई नहीं? तो देखिए चुनाव क्यों जो है वो आयोजित किए जाते हैं? चुनाव आयोजित किए जाते हैं प्रतिनिधियों के चुनाव के लिए। लोकतंत्र में प्रतिनिधियों का चुनाव कौन करेगी? जनता करेगी, है ना। तो जनता के द्वारा प्रतिनिधियों का चुनाव जो है वो करती है ताकि इससे क्या हो, सरकार बने। तो यही तो आपका चुनाव इसीलिए होते हैं, चुनाव के प्रतिनिधियों का चयन करने के लिए।
सर्व सर्वाधिकार मताधिकार का अर्थ क्या होता है? तो सर्व सर्वाधिकार मताधिकार का अर्थ होता है केवल साक्षर लोग वोट डाल सकते हैं। 18 से अधिक उम्र के जितने भी व्यक्ति हैं, वयस्क हैं, वो वोट डाल सकते हैं। तो ये आंसर तो आप सभी को पता है कि भारत में 18 वर्ष से अधिक के जितने भी वयस्क हैं, जो भी व्यक्ति है 18 वर्ष से ऊपर का, वो बिना किसी भेदभाव के वोट डालने का उसको अधिकार प्राप्त है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का निर्वाचन आयोग है, एक स्वतंत्र संस्था है, संसद का हिस्सा है, या प्रधानमंत्री के अधीन है, या कोई नहीं? तो देखिए जो निर्वाचन आयोग है वो स्वतंत्र है ना, स्वतंत्र संस्था है। चुनावों की निष्पक्षता इसमें सुनिश्चित होती है आपके चुनाव आयोग में। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। ये आप PYQ में ये क्वेश्चन देख चुके हैं, सेम एज इट इज ये क्वेश्चन आया था। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। तो ये संसदीय चुनाव में जो है ये इस प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। वह उम्मीदवार जीतता है जिसे सबसे ज़्यादा मत प्राप्त होता है, वही आपकी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली होती है। यानी संसदीय चुनाव में जो उम्मीदवार सबसे ज़्यादा मत प्राप्त करेगा वही जीतेगा, है ना। तो वही आपके संसदीय चुनाव होते हैं। गोपनीय मतगणना क्या सुनिश्चित करती है? तो देखिए गोपनीय मतगणना जो है वो सुनिश्चित करती है आपकी स्वतंत्र मतदान, सार्वजनिक मतदान, सैन्य निगरानी या कोई नहीं, बिल्कुल स्वतंत्र मतदान को ये सुनिश्चित करती है। यानी गोपनीय मतदान में मतदाता जो है वो बिना किसी दबाव के, बिना किसी डर के, स्वतंत्र होकर स्वतंत्र रूप से जो है वो वोट डालता है। सबने डाला ये वोट, हम अपने आप अपनी मर्जी से वोट डालते हैं, हमें किसको वोट डालना है, तो वो सीक्रेट होता है, वो किसी को नहीं होता। तो ये ही आपकी जो है वो स्वतंत्र मतदान होता है। मॉडल आचार संहिता कब लागू की गई थी? तो मॉडल आचार संहिता जो है वो आपकी कब लागू होती है? ये होती है चुनाव कार्यक्रम घोषित होने की तारीख से ये लागू हो जाता है। यानी ये जो आपकी मॉडल आचार संहिता है वो चुनाव की जब घोषणा होती है ना, तभी से ये लागू हो जाती है। तो राइट आंसर आपका बी इसमें हो जाएगा। भारत में मतदान की आयु क्या है? बहुत इजी सा क्वेश्चन है। मतदान की आयु अभी हमने देखा था, 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर जो है हर व्यक्ति वोट डाल सकता है बिना किसी भेदभाव के, है ना। तो ये अगला क्वेश्चन है नाटो का अर्थ क्या होता है? नाटो का अर्थ है किसी विकल्प को नहीं, अनुमति प्राप्त नहीं। तो नाटो का अर्थ होता है किसी विकल्प को नहीं। यानी नाटो की फुल फॉर्म क्या होती है? नन ऑफ द अल्टरनेटिव्स, यानी कोई भी उम्मीदवार नहीं, वो नोटा होता है। नाटो नहीं, नोटा। मैं भी क्या बोल रही हूँ, NOTA, मतलब नन ऑफ द अल्टरनेटिव्स, यानी किसी विकल्प को नहीं, है ना। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है निर्वाचन आयोग आयोजित करता है लोकसभा चुनाव, राज्यसभा चुनाव, राज्य विधानसभा चुनाव या सारी? देखिए निर्वाचन आयोग जो है वो केंद्र और राज्य दोनों के ही चुनाव जो है वो आयोजित करता है। तो लोकसभा के भी करता है, राज्यसभा के और राज्य विधानसभा के भी, सभी के चुनाव जो है वो निर्वाचन आयोग के द्वारा आयोजित किए जाते हैं। प्रत्यक्ष चुनाव किसके लिए होते हैं? देखिए प्रत्यक्ष चुनाव जो है वो आपके सांसद जो होते हैं लोकसभा में उनके लिए होता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के लिए प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होते। तो आपके जो सांसद होते हैं लोकसभा के सांसद, उनका चुनाव जो है वो सीधे जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। तो आप ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हैं। हमारा यही ऑप्शन है जिसमें जनता के द्वारा जो सांसद होते हैं वो चुने जाते हैं। अप्रत्यक्ष चुनाव किसके लिए होते हैं? देखिए अप्रत्यक्ष चुनाव जो है वो आपके होते हैं राष्ट्रपति के लिए भी होते हैं, राज्यसभा के सदस्य के लिए भी होते हैं, स्थानीय निकाय सदस्य के लिए भी होते हैं, और सभी के लिए होते हैं ना। तो जो आपकी ये अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं वो इन सभी के लिए जो है ये आपके सदस्य होते हैं, इन सभी के अप्रत्यक्ष चुनाव ही होते हैं ना। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, तो ये सारे अप्रत्यक्ष चुनाव ही होते हैं। लोकसभा के अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? अधिकतम 5 वर्ष का लोकसभा का कार्यकाल होता है। 5 वर्ष तक लोकसभा होती है, फिर अगले चुनाव हो जाते हैं। भारत में बहुचरणीय चुनाव क्यों आयोजित किए जाते हैं? देखिए भारत में बहुचरणीय चुनाव इसलिए आयोजित किया जाता है, एक तो बहुत बड़ी आबादी है, दूसरी भौगोलिक विविधता पाई जाती है, और तीसरा सुरक्षा के कारणों की वजह से। इस वजह से जो है यहाँ पर बहुचरणीय चुनाव जो है वो होते हैं। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा चुनाव का मुख्य उद्देश्य क्या है?
चुनाव का मुख्य उद्देश्य है शासकों का चयन करना, राजनीतिक शिक्षा या जवाबदेही सुनिश्चित करना। सारी ही चीजें हैं, इस वजह से चुनाव का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि सबसे पहले तो शासकों का चयन करेगी, फिर जनता को जो है राजनीतिक रूप से इसमें जागरूक बनाते हैं, और फिर जो सरकार होती है, सरकार को जो है वो जवाबदेही बनाते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो चुनाव का मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव किसके लिए आवश्यक है? तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव जो है वो आपके लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। हम कर चुके हैं, लोकतंत्र में जो है चुनाव की स्वतंत्रता होती है, निष्पक्षता होती है, और ये सुनिश्चित करती है कि जनता की इच्छा अनुसार ही शासन हो। तो आपके लोकतंत्र के स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव जो है वो लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। भारतीय चुनावों में एक चुनौती है, कौन सी चुनौती है? देखिए, चुनौतियों से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। भारतीय चुनावों में एक चुनौती ये है कि धन बल की चुनौती है, अपराधीकरण की है, चुनावी हिंसा, या सभी। बिल्कुल सारी चुनौतियां हमें देखने को मिलती है लोकतंत्र के सामने। ये सारी चुनौतियां आती हैं, धन बल की भी आती है, मनी पावर की भी आती है। जो ज़्यादा होते हैं वो पैसे देकर होता है ना, वोट खरीद लेते हैं ना, और जो डेंजरस लोग होते हैं वो अपनी बंदूक के दम पर जो है वो आपके क्या करते हैं, वोट डलवा लेते हैं ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं वो इसके सामने, लोकतंत्र के सामने चुनौती आती है। अगला क्वेश्चन है, मॉडल आचार संहिता किस पर लागू होती है? हमने अभी मॉडल आचार संहिता देखी थी कि कब लागू होती है। अब ये लागू किस पर होती है? तो ये राजनीतिक दल पर भी लागू होती है और उम्मीदवार पर भी लागू होती है। तो ये दोनों के ऊपर ही लागू होती है, और कब होती है वो हम ऊपर देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, स्विंग वोटर का मतलब क्या होता है? स्विंग वोटर, अच्छा वो है ना। तो स्विंग वोटर का मतलब होता है जो हमेशा एक ही पार्टी को वोट दे, या फिर जो अपना मत बदल सकते हैं। बिल्कुल यही आपका स्विंग वोटर होता है। ये स्विंग वोटर का मतलब जो चुनाव अपनी पसंद, चुनाव में जो है वो मतदाता क्या करता है, अपनी पसंद चेंज कर सकता है कि मैं इसको नहीं, इसको वोट दूंगा, तो और उसका परिणाम है जो प्रभावित करते हैं। तो ये इसका मतलब है कि को जो अपना मत है वो व्यक्ति वोटर है वो चेंज कर सकता है, मत बदल सकता है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ध्यान में रखने। अभी हमने इसकी फुल फॉर्म देखी थी NOTA का, है ना। मतदाताओं को अनुमति देता है, किसकी अनुमति देता है? NOTA, नोटा। तो नोटा जो अनुमति देता है वो सभी जो है पसंदीदा उम्मीदवार को वोट देना, सभी उम्मीदवारों को अस्वीकार करना, 2 बार वोट देना, सभी उम्मीदवारों को क्या करता है, ये अस्वीकार करता है ना। ये आपके नोटा फुल फॉर्म क्या देखी थी हमने इसकी? नन ऑफ द अल्टरनेटिव, यानी विकल्प से मतदाता सभी उम्मीदवार को जो है वो क्या करता है, अस्वीकार कर सकते हैं कि हमें इनको नहीं चुनना। तो ये उम्मीदवार की, मतदाता की खुद की होती है। तो नोटा का फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखना है, नन ऑफ अल्टरनेटिव, ठीक है। और ये आपके सभी उम्मीदवार को इसमें अस्वीकार किया जा सकता है, रिजेक्ट ऑल कैंडिडेट्स। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM का उपयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का यूज़? तो मतदाता मतगणना तेज करने के लिए, बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक है तो तेजी से मतगणना होगी। त्रुटियों को कम करने के लिए मशीनें काम कर रही है तो त्रुटियां कम होगी। मनुष्य जब वोट गिनेगा तो उसमें जो कुछ है गलतियां होने के चांसेस होते हैं, एरर होने के चांसेस होते हैं। दूसरा, गोपनीयता बनी रहती है। मशीन तो जाके बताएगी नहीं कि उसको वोट डाला, उसको वोट डाला, है ना। तो इसमें गोपनीयता बनी रहती है। तो सारी चीज़ें हमको ये देखने को मिलती है, जो आपकी EVM मशीन है उसमें सारी चीज़ें देखने को मिलती है, इसीलिए EVM का यूज़ किया जाता है। तो हमारा एक और जो है टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अब अगला टॉपिक हमारा आता है चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी ज़्यादातर जो है लोकतंत्र से ही संबंधित क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, और लोकतंत्र से संबंधित क्या जो सिलेबस आपका दिया गया है मैं वही सिलेबस आपको करवा रही हूँ। तो इतना इसमें सोचने की आवश्यकता नहीं है कि ये बच गया ये बच गया, मैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही आपके चल रही हूँ। लोकतंत्र को चुनौतियां किस कारण होती हैं? तो लोकतंत्र को चुनौतियां क्या सामाजिक असमानताओं के कारण होती हैं, ऐसा आर्थिक असमानताओं के कारण होती है, भ्रष्टाचार के कारण होती हैं, या सभी? हमने अभी तो देखा ही था कि लोकतंत्र के सामने बहुत सारी ये चुनौतियां देखने को मिलती हैं। इसमें सामाजिक, आर्थिक और ये भ्रष्टाचार संबंधी सारी ही तो कार्यकुशलता का असर जो है वो लोकतंत्र पर पड़ता है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा।
भारतीय लोकतंत्र के सामने सामाजिक चुनौती क्या है? हमने अभी देखा लोकतंत्र के समय जो चुनौतियां हैं वो अब हमने देखी। अब हमें क्वेश्चन पूछा है कि जो सामाजिक चुनौतियां हैं वो क्या है? तो सामाजिक चुनौतियां देखिए आपके आपके जाति भेदभाव, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार। बिल्कुल जाति भेदभाव जो है वो ही तो सामाजिक चुनौती होगी। यानी जो जाति के आधार पर समाज में असमानताएं हम देखते हैं, आज भी बहुत सारी जगह पर ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, पर धीरे धीरे वो बहुत कम होती चली जा रही हैं। पहले के टाइम पे बहुत होता था, पर फिर भी होता है अभी भी, है ना। तो जाति के आधार पर जो है वो समाज में भेदभाव होता है, जिससे क्या होती है, असमानता फैलती है, और असमानता फैलेगी तो ये लोकतंत्र के लिए एक चुनौती पैदा होगी। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। भ्रष्टाचार लोकतंत्र को कैसे प्रभावित करेगा? देखिए भ्रष्टाचार जो है वो लोकतंत्र को, संस्थाओं को कमजोर करना, जवाबदेही कम करना, सार्वजनिक संसाधनों का दुरुपयोग करना, या सभी सारे ही सही हो जाएंगे ना। भ्रष्टाचार लोकतंत्र को इन सभी चीजों से जो है वो प्रभावित करेगा। भ्रष्टाचार में ऐसे क्या होती है, जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं वो भी कमजोर होती हैं, जनप्रतिनिधियां की जो जवाबदेही है वो भी घटती है। तो सारी ही चीजें जो है वो इसको प्रभावित करती हैं। लोकतंत्र में आर्थिक असमानताएं हैं। आर्थिक असमानताएं क्या होगी, भागीदारी बढ़ेगी, अवसरों को जो है वो आपके सीमित करती है। अगला है भ्रष्टाचार कम करती है या कोई नहीं है। देखिए जो आपके लोकतंत्र में आर्थिक असमानताएं हैं वो समाज के कुछ वर्गों को जो है वो अवसरों से क्या कर देती है, वंचित कर देती है। तो ये अवसरों को क्या करेगी, सीमित करेगी। अगला क्वेश्चन है राजनीतिक, ये सारे क्वेश्चन आपके समझने वाले वैसे क्वेश्चन है, रटने वाला इसमें कोई भी क्वेश्चन, हाँ अनुच्छेद वगैरह होते हैं वो आपको नहीं समझ आते तो वो आपको रटने ही पड़ते हैं। पर जो ये टॉपिक्स हैं ये आपको सिर्फ और सिर्फ आपकी समझ के ऊपर ही डिपेंड करते हैं, आपको कितना समझ में आ रहा है। राजनीतिक अस्थिरता तब होती है जब संधि सरकारें बार बार बनती हैं। संधि सरकारें हम देख चुके हैं क्या होती है, कैसे बनती हैं। एक पार्टी हावी हो, न्यायपालिका हस्तक्षेप करे, या मतदान प्रतिशत अधिक हो। तो देखिए बार बार जो संधि सरकारें हैं वो राजनीतिक अस्थिरता का कारण बनती है ना। तो आपके राइट आंसर यही हो जाएगा कि संधि सरकारें जो है वो बार बार बनती है, इस वजह से जो है वो राजनीतिक अस्थिरता हमको देखने को मिलती है। कम मतदान प्रतिशत चुनौती क्यों है? देखिए कम मतदान जो प्रतिशत चुनौती है वो इसलिए है क्योंकि सरकार की इसमें वैधता जो है ये कम करता है। यानी मतदान कम होता है तो जनता का सरकार पर भरोसा उड़ जाता है, उसकी वैधता है वो घट जाती है। तो ये एक तरीके से एक चुनौती है ये भी कि सरकार की वैधता इसमें कम हो जाती है ना। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। राजनीति का आपराधिकरण का अर्थ है, तो राजनीति के अपराधीकरण का अर्थ अगर हम देखें तो राजनीतिज्ञों का अपराधों में लिप्त होना, राजनीतिक कानून का पालन करना, केवल ईमानदारी राजनीतिज्ञ या कोई नहीं। तो राजनीति का अपराधीकरण से मतलब होता है कि अपराधियों का राजनीति में क्या होना, प्रवेश लेना। तो और लोकतंत्र की स्थिरता और जनता के विश्वास को क्या होता है, इसे प्रभावित करता है। तो बिल्कुल ही आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा वाला, फर्स्ट वाला, कि राजनीतिज्ञों का अपराधों में लिप्त होना, है ना। तो वो आपकी क्या करेगी, राजनीतिक अपराधीकरण कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में लोकतंत्र की एक चुनौती है। भारत में लोकतंत्र की एक चुनौती जो है वो आपकी क्षेत्रवाद हो गया, निरक्षरता होगी, या भ्रष्टाचार हो गया। चुनौतियां बहुत क्वेश्चन में आप इस वीडियो में देख सकते हैं, बहुत सारी चुनौतियां देखने को मिल रही हैं। तो लोकतंत्र के सामने ये भी एक चुनौती है, क्षेत्रवाद की भी है, निरक्षरता की भी है, पढ़े लिखे लोग नहीं होंगे तो जल्दी उनकी बातों में आ जाते हैं। भ्रष्टाचार लोकतंत्र के लिए जो है वो बहुत बड़ी चुनौती मानी जाती हैं ये सारी ही। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। संधि राजनीति किस परिणाम की ओर ले जा सकती है? देखिए संधि राजनीति जो है वो आपकी स्थिरता की ओर, अस्थिरता की ओर, आर्थिक विकास की ओर, या कोई नहीं। देखिए कई दलों की जो संधि सरकारें होती हैं वो अक्सर क्या होती हैं, अस्थिर होती है ना। और जो निर्णय लेते हैं उसमें उनको क्या होती है, फिर कठिनाई आती है। तो संधि राजनीति का परिणाम किस ओर, अस्थिरता की ओर ले जाती है, क्योंकि कई जो राजनीतिक दल हैं, जो संधि सरकारें हैं वो आपके अस्थिर ही होती हैं और उनमें निर्णय लेने की में भी बहुत सारी उनको कठिनाई देखने को मिलती हैं। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, अस्थिर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है चुनाव हिंसा लोकतंत्र को कैसे प्रभावित करती है?
देखिए, चुनावी हिंसा लोकतंत्र को मतदान प्रतिशत कम करना, नागरिकों को डराना या निष्पक्षता को कम करना, या सभी ये सारी ही चीजें जो है वो चुनाव हिंसा लोकतंत्र के अंतर्गत आती हैं। इसमें विश्वसनीयता और स्वतंत्र मतदान को ये बहुत ज्यादा क्या करती है, प्रभावित करती है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र की आर्थिक चुनौती है। लोकतंत्र की आर्थिक चुनौती गरीबी है, महंगाई है, बेरोजगारी है, या सभी। तो सारी चीजें तो हमको देखने को मिलती है, गरीबी भी होती है, बेरोजगारी भी, महंगाई भी। ये सारी लोकतंत्र में सामाजिक असमानता को क्या करती है, बढ़ाती है। तो राइट आंसर आपको आर्थिक असमानता को, सामाजिक असमानता को बढ़ाती है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका है। अब भैया मीडिया ना हो तो फिर तो काम ही ना चले, है ना, पता ही नहीं चले क्या हो रहा है क्या नहीं। तो मीडिया की भूमिका ये होती है कि मीडिया जो है नागरिकों को शिक्षित करती है, बिल्कुल करती है। भ्रष्टाचार भी उजागर करती है जी मीडिया। सरकार को जवाबदेही बनाना और सभी, तो सारी चीजें मीडिया लोकतंत्र में जो है वो जन साक्षरता भी लाती है, जवाबदेही भी होती है, और भ्रष्टाचार की रोकथाम में भी जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो सारी ही चीजें जो है वो मीडिया से संबंधित सही हो जाएंगी। उच्च जनसंख्या घनत्व लोकतंत्र के लिए चुनौती क्यों है? ज्यादा जनसंख्या घनत्व होगा, उच्च जनसंख्या घनत्व होगा तो वो लोकतंत्र के लिए चुनौती कैसे पैदा करेगा? प्रशासनिक बोझ इसमें बढ़ जाएगा, प्रतिनिधित्व भी घटेगा, भ्रष्टाचार बढ़ेगा, या सभी। बिल्कुल सारी चीजें ही हो जाएंगी कि ज्यादा जनसंख्या प्रशासन और संसाधनों पर क्या करेगी, दबाव डालेगी, और दबाव डालेगी तो लोकतंत्र की जो कार्य क्षमता है उस पर उसका सीधा असर पड़ेगा, है ना। तो सारी चीजें जो है देखने को मिलेगी कि उच्च जो जनसंख्या घनत्व होगा तो ये सारी समस्याएं, सारी चुनौतियां जो है लोकतंत्र के सामने आएंगी। चुनाव में धन बल क्या कर सकता है? तो देखिए, चुनाव में जो धन बल है वो कर सकता है कि स्वतंत्र विकल्प सुनिश्चित कर सकता है, परिणामों को अनुचित रूप से प्रभावित कर सकता है। देखिए, धन बल जो होता है उसके कारण चुनाव परिणाम पर जो है वो बहुत ज्यादा अनुचित प्रभाव पड़ेगा, है ना। और इससे अनुचित प्रभाव पड़ेगा तो क्या होगा, लोकतंत्र जो है वो कमजोर हो जाएगा, है ना। क्योंकि पैसे के बल पर तो सारे अपने वोट खरीद लेते हैं, तो लोकतंत्र जो है वो कमजोर होगा, और चुनाव पर जो है वो चुनाव का परिणाम होता है उस पर अनुचित बल पड़ेगा, अनुचित प्रभाव पड़ेगा आपके। तो बी राइट आंसर हो जाएगा। निरक्षरता लोकतंत्र के लिए चुनौती क्यों है? हाँ, निरक्षरता लोकतंत्र के लिए चुनौती है, क्यों है? लेकिन क्या राजनीतिक जागरूकता इससे सीमित करती है, जनता को प्रभावित करने का अवसर देती है, या प्रभावी भागीदारी कम करती है? देखिए, निरक्षरता के कारण नागरिक जो है अपने अधिकारों और कर्तव्य से क्या होते हैं, अनजान रहते हैं। उनको पता नहीं होता कि हाँ, हमें कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं, हमें कौन कौन सी जो है वो नागरिकता के सारे प्रावधान है वो हमें उनको पता नहीं रहता, बिकॉज ऑफ वो निरक्षर है। तो इस वजह से ये सारे ही जो है वो चुनौती इनको सामने आती है। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक दल लोकतंत्र को प्रतिबंधित करने में मदद करते हैं। तो देखिए, राजनीतिक दल जो है वो आपके लोकतंत्र को प्रतिबंधित करने में मदद किस तरीके से करते हैं? विभिन्न समूहों का प्रतिनिधित्व करते हैं, मतदाताओं को विकल्प देना, सरकार का गठन करना, या सभी। देखिए, राजनीतिक दल जो है वो आपके अलग अलग समूह जो होते हैं उनका प्रतिनिधित्व करते हैं ना, कि अलग अलग समूह के अलग अलग राजनीतिक दल होते हैं, तो वो चुनाव में क्या होते हैं, विकल्प देते हैं, और सरकार बनाने में भी मदद करते हैं। तो आप देख सकते हैं सारे ही राइट आंसर हो जाएंगे, है ना। विभिन्न समूह का भी प्रतिनिधित्व करेंगे, इससे क्या होगा, मतदाताओं के सामने विकल्प प्रस्तुत होंगे जनता के सामने, और सरकार का संगठन करना भी राइट आंसर डी हो जाएगा। सांप्रदायिक लोकतंत्र को कैसे चुनौती देती है? सांप्रदायिकता जो है वो लोकतंत्र को चुनौती, संघर्ष पैदा करके देती है, एकता को कमजोर करके, मतदाताओं को विभाजित करना, या सभी तरीके से देगी। सांप्रदायिकता में से क्या होगा, सांप्रदायिकता से जो है समाज में क्या होगा, जो तनाव है वो बढ़ेगा, और लोकतंत्र की स्थिरता जो है इससे खतरे में आ जाती है। तो आपके राइट आंसर इसमें डी हो जाएगा कि संघर्ष भी पैदा होगा, एकता भी कमजोर करेगी, बिल्कुल कमजोर करेगी, तनाव भी बढ़ेगा, इसमें जो स्थिरता है वो भी खतरे में आ जाएगी, मतदाताओं को भी विभाजित करेगी। तो बहुत सारी जो है वो चुनौती सांप्रदायिकता लोकतंत्र में देखने को मिलती है।
लोकतंत्र देखिए, मैंने टॉपिक से एक भी इतना मतलब ऐसा क्वेश्चन नहीं लिया है जो कि नहीं पूछा। मैंने पीवाईक्यू देखकर ही पेपर जो है आपके लिए प्रिपेयर किया है कि पीवाईक्यू में इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग, और एनसीईआरटी से ही जो है DSSB क्वेश्चन प्रिपेयर करती है। 80-90% जो है आपके एनसीईआरटी से आता है। अब आगे ये वाली एग्जाम हो जाएगी, उसके बाद में जो एग्जाम होगी उसका पैटर्न अभी किसी को भी नहीं पता कैसा क्या आएगा, क्योंकि हर एक एग्जाम का पैटर्न अब चेंज होता जा रहा है। तो आप प्लीज़ इसी एग्जाम में कोशिश करें कि आपकी क्लियर हो जाए। बाकी जो बच्चे एलिजिबल हैं 30 ईयर, जो उनकी बिलो 30 ईयर है, उन्होंने फॉर्म फिल कर दिया होगा। 7 नवंबर शायद उसकी लास्ट डेट है, तो जिसने नहीं किया है वो आप कर देना। तो देखिए, हर एक एग्जाम की अभी लेटेस्ट यही है कि पैटर्न चेंज होता जा रहा है। तो अभी इस साल देखते हैं कैसा पेपर आता है। पीवाईक्यू के जैसा ही मैंने प्रिपेयर किया है, तो आई होप आपको ये बहुत ही बेनिफिशियल हो आपके लिए। भगवान करे आप सभी नौकरी लग जाएं। जितनी वैकेंसी है उतनी तो लगनी ही लगनी है। जो ज़्यादा मेहनत करेगा उसका डेफिनेटली नंबर आएगा। तो प्लीज़ आप देखिए, मैं आपके लिए जब इतना मेहनत कर रही हूँ तो आपको भी तो करनी चाहिए ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी पढ़ाई पे फोकस आपको करना है। इसमें इतना बड़ा सिलेबस है, तो आप सोच रहे होंगे इतनी जल्दी कवर हो जाए, तो थोड़ा सा होता है। अगर आपको बोरिंग लग रहा है तो आप छोड़ सकते हैं, आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो आप कंटिन्यू देख सकते हैं। तो देखिए, लोकतंत्र को मजबूत करने का एक तरीका, बोर हो जाओगे तो कैसे एग्जाम दोगे फिर, ये भी बात है ना। तो पढ़ाई से कभी बोर नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट आप जब फ्री हो तभी भी आप बुक्स को अपना सबसे बेस्ट फ्रेंड बना लीजिए। जब भी आप फ्री होते हैं ना, एग्ज़ाम आपकी हो गई और आप फ्री हो गए, तब भी आप कुछ ना कुछ पढ़ते रहिएगा। कंटिन्यू पढ़ाई, कभी भी बोलते ना कि इंसान जब तक बूढ़ा हो जाता है पढ़ाई कभी साथ नहीं छोड़ती, तो वो ये वाला साथी है। पढ़ाई एक ऐसी साथी है जो कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ती और कभी आपको नुकसान में नहीं ले जाती। आप खुद देखिए, अगर आप एजुकेटेड हैं, आप अच्छे पढ़े लिखे हैं, तो आप प्रोग्रेस ही करेंगे, कभी आप नीचे तो नहीं जाएंगे ना। तो पढ़ाई हमेशा आपका, जो भी आपका डिफ़िकल्टी टाइम है उसमें आपका सबसे ज़्यादा साथ यही देती है आपकी एजुकेशन। तो आप नॉवेल्स वगैरह भी पढ़िए, जब आपके एग्ज़ाम हो जाए उसके बाद में थोड़ा माइंड फ्रेश करिएगा, क्योंकि नॉवेल से जो है हमें मोटिवेशन मिलती है। बहुत अच्छी अच्छी नॉवेल्स है, आप उनको पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन हम टाइम वेस्ट बिना करे देखते हैं, बिना बातें करें हम, क्योंकि बहुत लंबा सिलेबस है तो जल्दी जल्दी हमको कवर करना है, टाइम भी बहुत कम बचा है। लोकतंत्र को मजबूत करने का एक तरीका है नागरिकों को शिक्षित करना, भ्रष्टाचार कम करना, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना, या सभी। तो देखिए, आपके ये लोकतंत्र को मजबूत करने का तरीका अगर देखिए तो ये सारे ही तो तरीके हो जाएंगे ना लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए। शिक्षा भी हो जाएगी, नागरिकों को शिक्षित करना भी हो जाएगा, भ्रष्टाचार रोकथाम भी हो जाएगा, निष्पक्ष चुनाव भी हो जाएंगे। सारे ही तो लोकतंत्र को मजबूत करते हैं। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजनीति में लैंगिक असमानता चुनौती क्यों है? देखिए, राजनीति में सबसे ज्यादा चुनौतियां ही है। तो चुनौती लैंगिक असमानता जो है वो चुनौती क्यों है? महिलाओं की भागीदारी कम करता है, प्रतिनिधित्व सीमित करता है, लोकतंत्र को कमजोर करता है, या सभी। महिलाओं की भागीदारी भी इसमें कम करती है, प्रतिनिधित्व जो है वो लोकतंत्र को पूर्णतः प्रभावित करता है। तो सारे ही आपके जो है वो राइट आंसर हो जाएंगे डी। लोकतंत्र की चुनौतियों से क्या सीख मिलती है? देखिए, लोकतंत्र की चुनौतियों से हमें सीख ये मिलती है कि जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में निरंतर प्रयास की आवश्यकता है ना। लोकतंत्र पूर्ण तो नहीं है, हमें इसमें निरंतर क्या करना, प्रयास की आवश्यकता है। लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए समाज, सरकार और जो नागरिक है उनको लगातार क्या करते रहना, प्रयास करते रहने की आवश्यकता होती है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मेरी तरफ से पूरी कोशिश की गई है कि आपके एज इट इज़ ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए। बाकी ऊपर जैसा एग्जामिनर चाहे वैसे क्वेश्चन आएंगे, अपने चाहने से थोड़ी आता है। बस आपको तो मेहनत करनी है, जितना हो सके उतनी आप मेहनत करिए और अपने सिलेक्शन ले लीजिए। अगला टॉपिक है आपका पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट। तो स्टार्ट करते हैं। जनता द्वारा संघर्ष होते हैं। जनता द्वारा संघर्ष आम लोगों द्वारा आंदोलन। बिल्कुल, लोकप्रिय संघर्ष जो है वो आम जनता के द्वारा होता है, सामाजिक या राजनीतिक बदलाव के लिए होता है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, किस देश में 2006 में लोकतंत्र बहाल करने के लिए जनता का आंदोलन हुआ था? ये क्वेश्चन भी PYQ में हम कर चुके हैं। तो 2006 में लोकतंत्र बहाल करने के लिए जनता ने आंदोलन जो किया था वो नेपाल में किया था। कहाँ पर किया था? नेपाल में जन आंदोलन हुआ था। आपकी इसमें राजा की सत्ता को सीमित कर जो है वो कर लोकतंत्र को क्या कर दिया था? बहाल कर दिया था। तो राजा की सत्ता समाप्त हो गई थी। तो 2006 में ये आंदोलन आपका हुआ था नेपाल में। बहुत कमेंट आ रहे थे, मैम आपका ये नेपाल बोलवे वाला जो चैप्टर है वो आप करवा दीजिए, सारा हो जाएगा सिविक्स का, आपकी टेंशन खत्म। अब आपकी इकोनॉमिक्स बचती है, तो कोशिश मेरी पूरी है कि मैं आपको इकोनॉमिक्स भी जैसे पॉलिटी करवा रही हूँ वैसे करवाऊँ। और एक वीडियो आपकी पेडागोजी के लिए भी बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि मैम पेडागोजी भी करा दो, उसके लिए भी मैं करूँगी। मेरी कोशिश अभी ये है कि एक दिन में एटलीस्ट मैं थोड़े बड़े बड़े यानी ड्यूरेशन उनका थोड़ा ज़्यादा होके मैं 2 वीडियो एटलीस्ट डालूँ अभी, तो कोशिश है मेरी। और बाकी देखते हैं अभी टाइम की वजह से क्या कैसे चलता है। बाकी मैं तो ट्राई कर ही रही हूँ कि आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस जो है वो अपलोड करूँ, क्योंकि आपको इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इनकी ज़रूरत है। 2003 से 5 में बोलविया में आंदोलन मुख्य रूप से किस बारे में था? देखिए, बोलिविया में जो है वो जनता ने जल और जो गैस निजीकरण के खिलाफ जो है वो आंदोलन किया था। तो 2003 से 5 में बोलिविया में आंदोलन जल और गैस निजीकरण के लिए आंदोलन हुआ था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जनता के आंदोलन महत्वपूर्ण है क्योंकि जनता के आंदोलन महत्वपूर्ण इसलिए हैं कि वो क्या करेंगे? परिवर्तन लाते हैं, जनता की जो राय है वो व्यक्त करते हैं, लोकतंत्र को भी मजबूत करते हैं। सारे ही तो हैं। जनता के जो आंदोलन है वो बदलाव लाते हैं, जन सहभागिता को बढ़ाते हैं और लोकतंत्र को मजबूत करते हैं। सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिलती हैं। तो डी तो राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेपाल का आंदोलन किसके खिलाफ था? हमने अभी तो देखा ही था। नेपाल का आंदोलन किसके खिलाफ था? नेपाल का आंदोलन था आपके खिलाफ इसके राजतंत्र के। जो नेपाल का जन आंदोलन था वो क्या था? राजा की सत्ता के बिल्कुल खिलाफ था, राजा की सत्ता को समाप्त करना चाहता था और लोकतंत्र को बहाल करने के लिए ये हुआ था। हमने अभी जस्ट देखा था 2006 में, है ना। तो ये क्वेश्चन आए हुए हैं, राजतंत्र के खिलाफ था ये। अगला क्वेश्चन है, बोलविया के जनता आंदोलन का परिणाम हुआ। तो बोलविया में जो जनता आंदोलन हुआ था, हमने अभी देखा जो गैस और उसके निजीकरण के लिए था। तो बोलविया में आंदोलन जनता आंदोलन था वो आपके नीतियों को और सामाजिक सुधार के लिए था। यानी उनका उसका परिणाम ये हुआ कि बोलविया में जो आंदोलन हुआ वो सरकार की नीतियों में चेंजेस हुआ और आपके सामाजिक सुधार करने में भी इनको मजबूर किया गया। तो सारी ही ये चीज़ें, नीतियाँ और सामाजिक सुधार, भी राइट आंसर हो जाएगा। जनता के आंदोलन आमतौर पर हिंसक होते हैं, शांतिपूर्ण होते हैं, गुप्त होते हैं या फिर कोई नहीं? बिल्कुल शांतिपूर्ण। अधिकांश जन आंदोलन जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से होते हैं और इसमें लोकतांत्रिक बदलाव के लिए ही मोस्टली जो है वो जन आंदोलन होता है। तो शांतिपूर्ण, पीसफुल जो है वो होता है। जन आंदोलन का मुख्य विशेषता क्या है? प्रमुख विशेषता, तो जन आंदोलन की प्रमुख विशेषता जन भागीदारी होगी कि जो जनता है वो जन आंदोलन में सबसे ज़्यादा बहुत बड़ी भारी संख्या में जो है वो लोग इसमें भागीदार होते हैं, वही तो जन आंदोलन हो जाएगा आपका। तो ए राइट आंसर हो गया। नेपाल और बोलविया में जन आंदोलन लोकतंत्र को मजबूत किया, लोकतंत्र को कमजोर किया या कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा या राजतंत्र स्थापित हुआ? देखिए, जो आपके नेपाल और बोलविया में जो जन आंदोलन हुआ था इसमें जनता की भागीदारी बढ़ी थी, लोकतंत्र को इसमें मजबूतता मिली थी। तो ये राइट आंसर हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र जनता के आंदोलन को प्रोत्साहित क्यों करता है? देखिए, लोकतंत्र जनता के आंदोलन को प्रोत्साहित करता है, स्वतंत्र अभिव्यक्ति की अनुमति इसमें देता है ना। लोकतंत्र में लोग अपनी राय और अपनी मांगे जो है वो स्वतंत्र रूप से व्यक्त करते हैं, वही तो लोकतंत्र होता है। तो स्वतंत्र अभिव्यक्ति की अनुमति इसमें देता है। जन आंदोलन का उद्देश्य क्या है? देखिए, जन आंदोलन का उद्देश्य है वो राजनीतिक बदलाव है, सामाजिक अधिकारों की रक्षा है या सरकारी नीतियों को प्रभावित, या सभी सारी ही चीजें होंगी, है ना। जन आंदोलन का उद्देश्य राजनीतिक भी होगा, सामाजिक बदलाव लाना भी होगा, नीतियों पर असर डालना भी होगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, नेपाल और बोलविया के आंदोलनों से एक सीख है, क्या सीख है?
कि जनता में शक्ति है। बिल्कुल यही तो सीख मिली। नेपाल और बोलिविया में जो जन आंदोलन हुआ था, ये हमको दिखाता है कि जनता जो है वो परिवर्तन ला सकती है। जनता में इतनी पावर होती है, इतनी शक्ति होती है कि वो परिवर्तन लाने में जो है वो बहुत बड़ा जो है उसमें वो पावर होती है, बहुत शक्ति होती है परिवर्तन लाने में जनता का। तो राइट आंसर आप में जनता में शक्ति होती है। अगला क्वेश्चन है, जन आंदोलन में सोशल मीडिया की भूमिका क्या है? ठीक है, तो सोशल मीडिया की भूमिका जन आंदोलन में ये है कि सोशल मीडिया जो है वो जागरूकता फैलाती है। सोशल मीडिया के थ्रू लोग देख के लोग इकट्ठा संगठित होते हैं। मांगों को पहुंचाना भी सोशल मीडिया के थ्रू होता है। तो सोशल मीडिया के थ्रू जो है ये सारी भूमिका निभाती है। सोशल मीडिया आंदोलन में तेजी से जो है आंदोलन को तेजी से फैलाने में सहायक होती है, लोगों को जोड़ने में, उनकी मांगे सरकार तक पहुंचाने में। तो सारे ही जो है वो राइट आंसर इसके हो जाएंगे। जन आंदोलन किसके खिलाफ हो सकते हैं? जन आंदोलन उनके खिलाफ होंगे जो कि आपकी सरकारी नीतियां होंगी, भ्रष्टाचार होगा, सामाजिक अन्याय होगा, सभी के खिलाफ जो है वो जन आंदोलन हो सकते हैं। ये सारे कारण हैं जन आंदोलन के। तो डी राइट आंसर हो जाएगा। नेपाल और बोलिविया आंदोलन के बीच एक समानता है। क्या समानता है नेपाल और बोलिविया के बीच में? समानता ये है कि दोनों में जो है वो जन भागीदारी थी। दोनों आंदोलन में जो है वो आम जनता ने बढ़ चढ़कर क्या की थी? भागीदारी ली थी। आम जनता सबसे ज़्यादा इसमें भागीदार बनी थी। जन आंदोलन के परिणाम शामिल हैं। जन आंदोलन के परिणाम जो है वो नीतियों में बदलाव के लिए, लोकतंत्र को मजबूत करना, सामाजिक जागरूकता, या सभी। देखिए सारी ही चीज़ें हैं जो जन आंदोलन है वो नीतियों में चेंजेस कर सकता है, लोकतंत्र को मजबूत कर सकता है, सामाजिक जागरूकता को भी प्रभावित कर सकता है। तो डी राइट आंसर होगा। लोकतांत्रिक, देखिए आप बहुत सारे बच्चे करेंगे मैम सब में डी आ रहा है। बेटा मेरा पर्पज़ यही था कि एक क्वेश्चन से आपकी, क्योंकि 3 ऑप्शन आपके सामने मैं दे रही हूँ, उपयुक्त सभी आपको दे रही हूँ। तो इससे क्या होगा कि अगर आपके सामने क्वेश्चन आए तो उनमें से अगर इनमें से भी एक होना तो आप आंसर इजीली कर पाएंगे। इस मेरा पर्पज़ यही है कि एक क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएं। लोकप्रिय आंदोलन के उदाहरण हैं। तो लोकप्रिय आंदोलन के उदाहरण जो हैं वो आपके क्या हो जाएंगे? सहभागी लोकतंत्र, तानाशाही, राजतंत्र या अल्पतंत्र। नहीं, ये तीनों तो आपके नेगेटिव हो जाएंगे ना। तो सहभागी लोकतंत्र जो है वो लोकप्रिय आंदोलन का उदाहरण हो जाएगा। लोकप्रिय आंदोलन ये दिखाता है कि जो लोकतंत्र है उसमें आम लोगों की भागीदारी कितनी है, आम लोग भागीदार इसमें होते हैं। तो वही आपका सहभागी लोकतंत्र जो है लोकप्रिय आंदोलन का उदाहरण हो जाएगा। जन आंदोलन अधिक सफल होते हैं जब, कब होते हैं जन आंदोलन अधिक सफल? जब आपके क्या हो जाएगी? जन समर्थन होगा, कमजोर विपक्ष होगा, मजबूत नेता, या उपरोक्त सभी। देखिए सारी ही चीजें हैं वो जन आंदोलन अधिक सफल होगा जब समर्थन भी प्राप्त होगा, जन समर्थन, है ना। उसी के साथ में नेतृत्व भी हो, विपक्ष की स्थिति, ये सारे आंदोलन की सफलता में भूमिका निभाता है। तो सारी चीजें आपकी क्या हो जाएंगी? राइट आंसर डी उपरोक्त सभी हो जाएगा। बोलिविया का आंदोलन किस नाम से जाना जाता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बोलिविया का जो आंदोलन हुआ था वो आपके आंदोलन कहलाता है जल और गैस आंदोलन। हमने अभी देखा था ना 2003 से लेकर के 2005 तक वहां बोलिविया में ये आंदोलन चला था। किसके लिए? जल और गैस के निजीकरण के खिलाफ ये आंदोलन हुआ था बोलिविया में। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। बहुत बच्चों की टेंशन हो रही थी मैम नेपाल बोलिविया करा दो। तो आज ये हो गया आपका। नेपाल में 2006 के आंदोलन को क्या कहा जाता है? देखिए 2006 में हमने देखा था नेपाल में आंदोलन हुआ था राजतंत्र के खिलाफ। तो इसमें जो क्या हुआ था, लोकतंत्र बहाल करने के लिए ये आंदोलन हुआ था, जो राजतंत्र है उसको समाप्त करके। तो इसको जन आंदोलन कहा गया। तो लोकतंत्र जो नेपाल में 2006 में आंदोलन हुआ था वो जन आंदोलन था। तो ये वाला चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब अगला चैप्टर हमारा बचता है फ्रेमिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट जो है आपका ये वाला चैप्टर है। तो ये इसके क्वेश्चन आज हम कर लेते हैं। आज के हम सारा ही सिलेबस कर रहे हैं वैसे, तो ये वाला चैप्टर कुछ ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है, तो इसको ध्यान से आपको देखना है।
भारत की संविधान सभा का गठन कब हुआ? आप थोड़ी सी स्पीड हम लोग पकड़ते हैं क्योंकि टाइम जो है वो बहुत कम है, तो एक ही वीडियो मुझे बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं बनाना, ज़्यादा लंबा बनाऊंगी तो आप लोग थोड़े बोर हो जाओगे। तो जो पढ़ने वाला बच्चा है वो नहीं होगा, जो नहीं देखना चाहता वो नहीं देखेगा, वैसे भी कोई वो नहीं है, छोटे में भी वो बोर हो ही जाते हैं नहीं पढ़ने वाले। और पढ़ने वाले के लिए चाहे वो टाइम ड्यूरेशन मैटर ही नहीं करता कि कितना लेंदी वीडियो है क्या है, बस उसको सिलेबस कंप्लीट करने से मतलब है, उसको पढ़ाई करने से मतलब है, इधर उधर की बातों से वो बहुत दूर रहता है। तो सब अलग अलग तरीके के बच्चे होते हैं। संविधान सभा का गठन कब हुआ? संविधान सभा का गठन सभी को पता है, 1946 में जो है वो संविधान सभा का गठन हुआ था। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, सभी को आता है, ये सभी के पढ़े हुए होते हैं, बस वो कुछ ऊपर वाले टॉपिक्स थे वो थोड़े से नए हैं कुछ बच्चों के लिए, इस वजह से। संविधान में ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष आपके सभी को पता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान मुख्य रूप से किनसे प्रेरित था? तो भारतीय संविधान जो है वो प्रेरित आपके ब्रिटिश संविधान से, अमेरिका संविधान से, आयरिश सभी से तो प्रेरित है। भारतीय संविधान में ब्रिटिश, अमेरिका और आयरिश सभी संविधानों से ये प्रेरणा ली गई है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? बहुत इजी सा क्वेश्चन है। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष जो है आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो पहले अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने संविधान कब अपनाया था? तो देखिए, संविधान सभा ने संविधान अपनाया था 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन नंबर बी। अपनाया, ठीक है। भारतीय संविधान लागू कब हुआ था? तो लागू हुआ था आपके 26 जनवरी 1950 को। दोनों अलग अलग क्वेश्चन हैं, दोनों में कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है आपको। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारंभ में कितने सदस्य थे? तो संविधान सभा के प्रारंभ में जो है संविधान सभा में 389 सदस्य टोटल थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान को तैयार करने में कितना समय लगा था? तो भारतीय संविधान को तैयार करने में जो है एग्जैक्टली टाइम जो देखते हैं वो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का लगता है, लेकिन हमसे यहाँ पर साल पूछी गई है तो साल हम कितने बताएंगे? 3 साल इसमें टोटल हम बताते हैं, क्योंकि 2 साल 11 महीने और 18 दिन है, तो लगभग आपके 3 ईयर्स का टाइम इसमें लगा था, 1946 से लेकर के 1946 से लेकर 1949 तक, है ना। तो ये टाइम आपको ड्यूरेशन याद है तो आप कर पाएंगे आंसर। अगला क्वेश्चन है, कौन सी समिति केंद्र सरकार राज्य संबंधों के लिए जिम्मेदार थी? तो केंद्र और राज्य संबंधों के लिए जिम्मेदार आपकी संघ संविधान समिति जो है वो केंद्र राज्य संबंधों के लिए जिम्मेदार थी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मूलभूत अधिकार किनसे प्रभावित थे? तो देखिए, हम ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो मूलभूत अधिकार वो अमेरिका के संविधान से भी प्रभावित थे, ब्रिटिश कानून से भी थे, और फ्रांस की क्रांति से। फ्रांस की क्रांति से आप सभी को याद है ना, उसका नारा क्या था? स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व। तो वो हमने अपने मूल संविधान में लिए हैं। तो मूल अधिकारों में जो है मूलभूत अधिकार, उसमें अमेरिकी संविधान और अन्य जो अंतर्राष्ट्रीय जो उदाहरण है उनका प्रभाव हमको देखने को मिलता है। तो इसका डायरेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। संविधान सभा में शामिल थे, क्या शामिल थे संविधान सभा में? तो संविधान सभा में केवल वकील थे, केवल राजनेता था, ये विभिन्न पृष्ठभूमि के लोग था। सारे ही पृष्ठभूमि के लोग जो हैं आपके इसके अंतर्गत शामिल थे संविधान सभा में। राजनेता भी थे, सामाजिक कार्यकर्ता भी थे, शिक्षक भी थे, तो विभिन्न पृष्ठभूमि के लोग इसमें शामिल थे। संविधान को कैसे वर्णित किया गया? देखिए, संविधान को वर्णित किया गया आपके लंबा भी है, विस्तृत भी है, लचीला भी है और कठोर भी है। तो सारी ही विशेषताएं आप हमारे संविधान की है। हमारा संविधान बहुत लंबा संविधान है, बहुत ही विस्तृत संविधान है और लचीला और कठोर संविधान है। तो सारी संविधान की विशेषताएं हैं। संविधान के निर्माण में किस सिद्धांत ने मार्गदर्शन दिया था? देखिए, संविधान के निर्माण में जिस सिद्धांत ने मार्गदर्शन दिया वो लोकतंत्र, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, सभी जो है संविधान निर्माण के मूल सिद्धांत थे। सभी ने जो है आपके इसमें मार्गदर्शन प्रदान किया था।
भारतीय संविधान क्या प्रदान करता है? भारतीय संविधान प्रदान करता है आपके संसदीय प्रणाली, मूलभूत अधिकार, निर्देशात्मक सिद्धांत और सारी चीजें हमको प्रदान करती है। संसदीय प्रणाली भी प्रदान करता है, मूल अधिकार भी प्रदान करता है और जो निर्देशात्मक सिद्धांत होते हैं वो भी आपको प्रदान करता है। तो सभी राइट आंसर हो जाएगा। ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने सदस्य थे? हमने ड्राफ्टिंग कमेटी के अभी अध्यक्ष देखे कि ड्राफ्टिंग कमेटी में कौन अध्यक्ष थे। अब सदस्य कितने थे? तो टोटल इसमें 7 सदस्य थे आपके ड्राफ्टिंग कमेटी में। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा के सत्रों की अध्यक्षता किसने की थी? संविधान सभा के सत्र जो हुआ था संविधान सभा की, इसमें अध्यक्षता करने वाले थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ड्राफ्टिंग समिति के सदस्य थे, अध्यक्ष कौन थे? तो अभी पूछा है सदस्य, अध्यक्ष तो हमको पता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अब सदस्य भी तो हमको पता होना चाहिए। इसमें 7 सदस्य थे, हमने अभी देखा। अब इसमें सदस्य भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष हो गए। दूसरा है अल्लाड़ी कृष्णा स्वामी अय्यर, एन राम गोपाल स्वामी अयंगर। तो ये सारे ही जो हैं वो आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग जो समिति थी इसके ये प्रमुख सदस्य थे। संविधान सभा में संविधान को कैसे अपनाया? संविधान सभा ने संविधान को हमने देखा अपनाया, लेकिन कैसे? तो ये अपनाया था सर्वसम्मति से। संविधान सभा ने संविधान को किससे? सर्वसम्मति से अपनाया था। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को माना जाता है सबसे लंबा और लिखित संविधान। उसके बाद में है लचीला भी है, लोकतांत्रिक भी है। तो ये सारी विशेषताएं हमारे संविधान की है। हमारा संविधान लचीला भी है, बहुत लंबा संविधान भी है, उसमें जो लोकतांत्रिकता भी है। तो सारी चीजें देखने को मिलती हैं। देखिए ये वाला जो चैप्टर है, टॉपिक है, ये भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब अगला हमारा टॉपिक है एडॉप्टेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो हम इसके क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग 3 पार्ट्स दिए गए हैं। इसमें फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा है अडेप्टेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, पार्लियामेंट, जुडिशरी। तो इन तीनों को अलग अलग करते हैं। तो अडॉप्शन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एमसीक्यूज कंटिन्यू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? कुछ क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं क्योंकि टॉपिक जो है वो एक दूसरे से सिमिलर है। भारतीय संविधान अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को, हम देख चुके हैं। अगला है, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष हमारे कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर या सरदार पटेल। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो पहले अध्यक्ष थे भारतीय संविधान सभा के। अगला क्वेश्चन है, संविधान लागू कब हुआ? तो लागू हुआ था हमारे 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस क्यों चुना गया? देखिए 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ था। गणतंत्र दिवस इसलिए चुना गया कि यहाँ पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में से मनाया था, इसलिए इसको गणतंत्र दिवस जो है वो चुना गया था। तो ऑप्शन नंबर जो है बी आपका हो जाएगा। 26 जनवरी 1930 को जो है भारत में पूर्ण स्वराज का दिन मनाया गया था, इसलिए इस दिन गणतंत्र दिवस के रूप में जो है वो चुना गया था। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? पूर्ण स्वराज। 26 जनवरी को हम इसलिए गणतंत्र दिवस मनाते हैं क्योंकि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज का दिन मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्य कहाँ से थे? देखिए संविधान सभा के अध्यक्ष केवल ब्रिटिश भारत थे, केवल रियासतों से थे, या ब्रिटिश भारत और रियासती दोनों में? देखिए संविधान सभा में ब्रिटिश भारत और रियासतों से दोनों ही जगह से जो है वो सदस्य थे। तो बी सी राइट आंसर हो जाएगा। संविधान को अपनाने से पहले क्या था? स्वतंत्रता, ड्राफ्टिंग या दोनों? देखिए संविधान को अपनाने से पहले इसकी ड्राफ्टिंग की गई थी और स्वतंत्रता जो है वो प्राप्त हो चुकी थी। तो दोनों ही राइट आंसर हो जाएगा। संविधान को अपनाने से पहले ड्राफ्टिंग और स्वतंत्रता। संविधान पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है पीवाईक्यूज में। हस्ताक्षर करने वाले सदस्य आपके 299 थे। अलग अलग क्वेश्चन है, अलग अलग लैंग्वेज है, ध्यान से रखना है। हस्ताक्षर करने वाले 299 सदस्य थे, ऑप्शन नंबर ए।
अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान को कैसे वर्णित किया गया? वर्णित इस ऐसे किया गया कि लचीला भी है, लिखित भी है, दुनिया का सबसे लंबा भी है। सारी चीजें हमारे संविधान की है। संविधान दुनिया का सबसे लंबा संविधान है, लिखित भी है, लचीला भी है और कठोर भी है, ऐसा कहा जाता है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। संविधान सभा के में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो संविधान सभा में पेश करने वाले आपके कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है वो संविधान सभा में जो है उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। संविधान को अपनाने से किस संक्रमण का प्रतीक है? देखिए, संविधान को अपनाने से जो संक्रमण का प्रतीक है वो है उपनिवेशी शासन से गणराज्य। यानी संविधान को अपनाने में भारत क्या बना? एक गणराज्य बना के, गणराज्य बनाना भारत संविधान अपनाने से। और इससे क्या हुआ? उपनिवेशी जो शासन था वो पूरी तरीके से समाप्त हो गया। तो उपनिवेशी शासन से गणराज्य, यानी उपनिवेशी शासन को समाप्त करके गणराज्य जो है वो प्राप्त हुआ। संविधान सभा के सत्र कहाँ आयोजित किए गए थे? देखिए, संविधान सभा के जो सत्र हुआ था वो नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। इस सत्र में जो है ये कहाँ पर? नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर ए। संविधान को अपनाने के लिए क्या आवश्यक था? साधारण बहुमत, विशेष बहुमत, सर्वसम्मति या कोई नहीं। हम अभी देख चुके हैं कि संविधान को संविधान सभा ने सर्वसम्मति से अपनाया था, है ना। तो राइट आंसर आपका सी। अगला क्वेश्चन है, संविधान को अपनाने के बाद इसे लागू कब किया गया था? अपना लिया था हमने 26 नवंबर 1949 को। फिर इसको लागू कब किया? 26 जनवरी 1950 को। और 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिन मनाया गया था। इसलिए 26 जनवरी को हम लोगों ने फिर कौन सा दिवस? गणतंत्र दिवस जो है वो मनाया था। तो अलग अलग चीज़ों को एक साथ कंबाइन करके पढ़ना है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। संविधान सभा में कौन शामिल थे? वकील थे, राजनेता थे, समाज सुधारक थे या सभी थे? तो हम देख चुके हैं उसमें वकील भी थे, राजनेता भी थे, शिक्षक भी थे, समाज सुधारक भी थे, सभी लोग इसमें शामिल थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान को अपनाने के बाद भारत बना, क्या बना भारत? संविधान को भारत ने अपना लिया कि एक स्वतंत्र राज्य बना, संप्रभु गणराज्य बना, राजतंत्र बना या उपनिवेश। देखिए, संविधान अपनाने के बाद भारत जो है एक संप्रभु गणराज्य बना, हमने अभी तो देखा ही था, है ना। तो इसमें अपनाने के बाद, भारतीय संविधान को अपनाने के बाद भारत जो है वो एक संप्रभु गणराज्य बना। संविधान का मसौदा किसने तैयार किया था? ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है। तो ड्राफ्टिंग समिति जो है, संविधान का मसौदा ड्राफ्टिंग समिति ने तैयार किया था। और ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष देख चुके हैं, सदस्य देख चुके हैं, कितने टोटल सदस्य थे। संविधान, अब ड्राफ्टिंग कमेटी से कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको रॉन्ग बिल्कुल भी नहीं करना है। संविधान को क्या मनाया? संविधान के अपनाने को क्या मनाया गया? देखिए, संविधान जब अपनाया गया था आपके 26 नवंबर को, तो सब उस दिन मनाया गया था संविधान दिवस। तो ये आपको बिल्कुल एक घुमाने वाला क्वेश्चन है कि संविधान के अपनाने को क्या मनाया गया? संविधान दिवस मनाया गया था। 26 नवंबर को हमने संविधान को अपनाया था और उस दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया गया था। तो क्वेश्चन ध्यान से आपको समझना है। अगला है, संविधान सभा कब समाप्त हुई थी? देखिए, संविधान सभा समाप्त हुई थी आपकी स्वतंत्रता के बाद में, जब 26 जनवरी 1950 के बाद में हमने संविधान को स्वीकार किया। उसके बाद में अपने उद्देश्य पूर्ण होने पर वह समाप्त हुई थी। तो आपके राइट आंसर क्या हो जाएगा? गणतंत्र दिवस के बाद में, 26 जनवरी के बाद में जो है आपकी संविधान सभा समाप्त हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, संविधान को अपनाने का महत्व क्या है? कानून बनाने की शुरुआत करना, उपनिवेशी शासन का अंत करना, संसदीय प्रणाली की शुरुआत या सभी? देखिए, सारी ही चीजें हमने देखी हैं कि संविधान अपनाने से कानून का निर्माण, उपनिवेशी शासन का भी अंत हुआ जिससे गणराज्य की स्थापना हुई, और संसदीय प्रणाली की भी शुरुआत होती है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान को अपनाने से भारत उपनिवेशी बना, संप्रभु गणराज्य बना, राजतंत्र बना या कोई नहीं? देखिए, जब संविधान अपनाने से भारत जो है, हमने अभी तो देखा ही था, जो संप्रभु गणराज्य बना था। तो बी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे इसके क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाते हैं। अब अगला जो टॉपिक आता है हमारा
कौन सा? वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, पार्लियामेंट एंड जुडिशरी। ये वाला टॉपिक भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें भी काफ़ी बार क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं। इसका पहला प्रश्न है, भारतीय संसद में शामिल है लोकसभा, राज्यसभा या दोनों? देखिए, भारतीय संसद दो सदनों से मिलकर बनती है, लोकसभा और राज्यसभा से, है ना। तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों जो है वो भारतीय संसद के भाग हैं। लोकसभा को क्या भी कहते हैं? तो लोकसभा क्या उच्च सदन है, निम्न सदन है, या स्थायी सदन है? देखिए, लोकसभा को जो कहा जाता है वो निम्न सदन इसको कहा जाता है, लोअर हाउस, है ना। और राज्यसभा को क्या कहते हैं आगे बताएंगे। राज्यसभा आ गया ना क्वेश्चन। राज्यसभा, लोकसभा को हमने निम्न सदन कहा, राज्यसभा को क्या कहेंगे? उच्च सदन कहेंगे ना, अपर हाउस कहेंगे, स्थायी सदन कहेंगे, है ना। तो आपकी जो राज्यसभा है वो एक स्थायी सदन है, जिसमें प्रत्येक 2/3 सदस्य जो है वो 6 साल के लिए बदलते रहते हैं। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन आता है, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? बेटा, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या जो है वो क्या है? तो अधिकतम सदस्य संख्या 552 होती है। संविधान के अनुसार लोकसभा की ये सदस्य संख्या 552 तक हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, 550 होती है और 2 राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो निर्वाचित होते हैं। राष्ट्रपति भारत में लोकसभा को कब भंग कर सकता है? मनोनीत करते हैं, निर्वाचित नहीं। राष्ट्रपति भारत में लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? वो भंग कर सकते हैं जब किसी भी समय कर सकते हैं, या केवल प्रधानमंत्री से सलाह के बाद? बिल्कुल, प्रधानमंत्री की सलाह के बाद जो है वो लोकसभा को भंग कर सकते हैं राष्ट्रपति। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संसदीय समितियां किस लिए बनाई जाती हैं? संसदीय समितियां जो है वो बनाई जाती हैं आपके विधायकों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए, इसीलिए तो संसदीय समितियां बनाई जाती हैं। इनमें जो है वो आपकी जो समितियां हैं वो विधायकों, नीतियों और जो बजट होता है ना उसकी गहन समीक्षा करने के लिए ये नीतियां बनाई जाती हैं, और ये विधेयकों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए और बजट की गहन समीक्षा के लिए, तो सभी के लिए ये समितियां बनाई जाती हैं। लोकसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? हाँ, लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं कितने वर्षों के लिए? क्वेश्चन कर चुके हैं, 5 वर्ष के लिए जो है वो लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? देखिए, राज्यसभा के सदस्य जो हैं वो राज्य विधानसभाओं के द्वारा चुने जाते हैं। जो सदस्य हैं वो, राइट आंसर आपका बी होगा। संसद का मुख्य कार्य क्या है? देखिए, संसद का मुख्य कार्य जो है वो आपके कानून बनाना, कानून लागू करना, या विवादों का निर्णय करना, या कोई नहीं। संसद का मुख्य कार्य क्या होगा? कानून बनाना ना। तो राइट आंसर आपका ए होगा, लागू करना नहीं होगा। भारत में न्यायपालिका संविधान की व्याख्या करती है। अगला है, कानून का पालन सुनिश्चित करती है, विधायिका और कार्यपालिका की शक्तियों की जांच करती है। बिल्कुल सही है, सारी ही जो है वो सही है। न्यायपालिका संविधान की व्याख्या करती है, कानून का पालन सुनिश्चित करती है, और जो अन्य संस्थाएं हैं उन पर निगरानी भी रखती है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसमें डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। न्यायिक समीक्षा का अर्थ क्या होता है? न्यायिक समीक्षा का अर्थ क्या होता है? न्यायिक समीक्षा का अर्थ संसदीय न्यायपालिका की समीक्षा करना, या फिर न्यायपालिका द्वारा, विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों की समीक्षा। बिल्कुल, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो न्यायपालिका के द्वारा, विधायिका द्वारा जो कानून बनाए गए हैं उनकी समीक्षा करता है। न्यायपालिका ये सुनिश्चित करती है कि संसद के द्वारा जो कानून बनाए गए हैं वो क्या संविधान के अनुरूप है, तो उनकी समीक्षा ये करती है। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के पास मूल अधिकार क्षेत्र किसमें है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के पास मूल अधिकार क्षेत्र हैं वो आपके चुनाव विवाद के और राज्य के बीच विवाद, ये सुप्रीम कोर्ट में चुनाव और राज्य विवादों में जो है वो मूल अधिकार क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। न्यायिक सक्रियता का मतलब क्या होता है? देखिए, न्यायिक सक्रियता का मतलब होता है आपके न्यायालय अधिकारों की न्यायिक अधिकारों की सक्रिय रक्षा करना। यही तो आपकी क्या होती है? न्यायिक सक्रिय होती है। मतलब न्यायालय जो सक्रिय रूप से जो नागरिक अधिकार हैं और अधिकारों की और संविधान की क्या करेगा? रक्षा करेगा। तो यही आपकी न्यायिक सक्रियता होती है।
अगला क्वेश्चन है, संसद के सदस्य कौन हो सकते हैं? संसद के सदस्य केवल निर्वाचित, केवल नामित या फिर निर्वाचित और नामित दोनों हो सकते हैं। संसद के सदस्य आपके निर्वाचित और नामित हो सकते हैं, जैसे राज्यसभा में कुछ नामित सदस्य होते हैं ना, वैसे ही। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। धन विधेयक किस में प्रस्तुत किया जा सकता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार बहुत सारी एग्जाम्स में पूछा गया है। तो देखिए, धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, इसको बिल्कुल ध्यान में रखना है। राज्यसभा इसमें कहीं नहीं आती। केवल और केवल धन विधेयक जो होता है, आपके मनी बिल होता है, वो सिर्फ लोकसभा में निम्न सदन में पेश किया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। संसद जिम्मेदार है, किसके प्रति जिम्मेदार है संसद? संसद जो है वो कानून बनाना, संविधान में संशोधन करना, बजट अनुमोदन करना, या सभी? बिल्कुल, संसद जो है वो कानून बनाने में भी जिम्मेदार है, संविधान संशोधन के लिए भी है और बजट अनुमोदन के लिए सभी कार्य करती है। तो डी जो है वो राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, न्यायपालिका क्या सुरक्षित करती है? न्यायपालिका सुरक्षित करती है आपके मूलभूत अधिकार, निर्देशात्मक सिद्धांत, संघीय संतुलन, या सभी? सारी ही चीजें जो है आपकी न्यायपालिका वो है आपकी क्या करती है? सुरक्षित करती है। तो डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष क्या निर्णय लेते हैं? सदस्यों की अयोग्यता की, अकेले कानून पास करना, प्रधानमंत्री का चुनाव, या कोई नहीं? देखिए, सदस्यों की जो अयोग्यताएं हैं, स्पीकर जो है वो सदस्यों की अयोग्यताओं का क्या करता है? निर्णय लेता है। लोकसभा के अध्यक्ष को क्या बोलते हैं? लोकसभा स्पीकर बोलते हैं ना। अगला क्वेश्चन है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित की जाती है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता, कार्यकाल की सुरक्षा, निश्चित वेतन, या आपके अन्य पेशे में अभ्यास निषेध, सभी? इन सभी उपायों से न्यायपालिका स्वतंत्र रहती है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। तो ये हमारे एक और आ जाता है। और अंतिम हमारा जो टॉपिक बचता है सिविक्स में, फंडामेंटल राइट्स। और फंडामेंटल राइट्स से भी क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। टॉपिक सिलेबस से तो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, है ना। सिलेबस से बाहर जाने के चांस है नहीं। कुछ इक्के दुक्के क्वेश्चन आ जाए तो वो तो बनते हैं, इतने तो आते ही हर एग्जाम में। तो फंडामेंटल राइट के क्वेश्चन देख लेते हैं। मूलभूत अधिकार किसके द्वारा सुनिश्चित किए गए? मूलभूत अधिकार हमें भारतीय संविधान के द्वारा जो है वो सुनिश्चित किए गए। भारतीय संविधान जो है वो सभी मूलभूत अधिकारों की गारंटी देता है। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है? देखिए, अनुच्छेद आपको ध्यान रखने हैं, सारे ही इसके ये अधिकार हैं इनके, ठीक है। तो समानता का अधिकार जो है वो आपके अनुच्छेद 12 से 18 के अंतर्गत आता है। किसका? समानता का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल है आपके वचन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता, आंदोलन करने की स्वतंत्रता, या सभी? देखिए, सारी ही स्वतंत्रताएं जो है इसमें स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आती हैं। वचन और अभिव्यक्ति के, वाक और अभिव्यक्ति जिसको बोलते हैं, या वचन अभिव्यक्ति बोल सकते हैं। सभा करने की भी होती है, शांतिपूर्ण आंदोलन करने की भी होती है, निवास की भी होती है, व्यवसाय की भी होती है। तो ये स्वतंत्रताएं इसको प्रदान की जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, शोषण के खिलाफ अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ये अनुच्छेद आपको ध्यान में रखने हैं। तो शोषण के खिलाफ अधिकार जो है वो 23 और 24 के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 23 और 24 में बाल मजदूरी और जबरदस्ती जो मजदूरी करवाई जाती है उस पर रोक लगाई गई है, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आपके अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसमें कि धार्मिक प्रथाओं के अधिकार इससे संबंधित सारी चीजें इसमें बताई गई है। धर्म की स्वतंत्रता बताई गई है। तो 25 से लेकर के 28 आपकी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संस्कृति और शैक्षणिक अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? शैक्षणिक और सांस्कृतिक अधिकार हैं वो आपके 29-30 के अंतर्गत आते हैं कि अल्पसंख्यक जो समूह है उनको अपनी संस्कृति और शिक्षा जो है वो स्वतंत्रता, संस्कृति और शिक्षा की स्वतंत्रता इसमें प्रदान की गई है, जितने भी अल्पसंख्यक समूह हैं। तो 29 और 30 में जो है ये प्रावधान है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार तो सभी को ही आता है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन माना जाता है। तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत नागरिक सुप्रीम कोर्ट में जो है अपने मूलभूत अधिकारों की रक्षा के लिए जो है याचिका दे सकता है। और मैंने रिट बताई थी ना आपको, वो भी इसके अंतर्गत आती है। तो अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार माना जाता है।
मूलभूत अधिकार जो हैं वो आपके क्या न्यायिक रूप से लागू हैं, गैर न्यायिक हैं या केवल नागरिकों के लिए हैं? कोई नहीं। देखिए न्यायिक रूप से लागू हैं आपके मूलभूत अधिकार, न्यायालय में लागू होते हैं, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। समानता का अधिकार किसे रोकता है? देखिए समानता का अधिकार जो है वो जाति आधारित भेदभाव को भी रोकता है, लिंग आधारित भेदभाव को भी रोकता है और धर्म आधारित भेदभाव को। तो समानता का अधिकार सभी प्रकार के भेदभावों को रोकता है। अगला क्वेश्चन है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार आपके अनुच्छेद 21 के अंतर्गत है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता जिसको बोलते हैं, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार भी बोलते हैं, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होता। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है कौन सा मूलभूत अधिकार आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अनुच्छेद 32 ही है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको कि आप आपातकाल में भी सुरक्षित रहता है, इसको निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। मूलभूत अधिकार किस पर लागू होते हैं? मूलभूत अधिकार केवल नागरिक पर होते हैं, नागरिक और गैर नागरिक पर होते हैं, केवल सरकारी कर्मचारी पर होते हैं या कोई नहीं? देखिए नागरिक और गैर नागरिक दोनों पर होते हैं। ये आपके मूलभूत अधिकार सभी व्यक्तियों पर ये लागू होते हैं। जैसे कौन सा अनुच्छेद माने तो अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता हमने अभी देखी, जबकि कुछ जो आपके होते हैं वो आपके नागरिकों पर लागू होते हैं। तो आपके राइट आंसर मूलभूत अधिकार नागरिक और गैर नागरिक दोनों पर लागू होते हैं। अछूतता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में सुनिश्चित किया गया है? तो ये अनटचेबिलिटी का जो ये आपकी ये है अनुच्छेद, तो ये अस्पृश्यता का अनुच्छेद 17 के अंतर्गत दिया गया है, जिसमें अछूतों को अवैध घोषित, इसमें अछूतता को अवैध घोषित करता है, अछूतों को नहीं अछूतता को, यानी अनटचेबिलिटी को जो है ये अवैध मानता है। इसको अस्पृश्यता का अंत भी बोलते हैं ना, तो वही है ये कि इसमें सभी को समान माना जाता है। मूलभूत अधिकार कब निलंबित किए जा सकते हैं? अगर मूलभूत अधिकार निलंबित किए जाने की कंडीशन आती है तो सिर्फ आपातकाल में। और कौन सा नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 32 जो है वो आपके निलंबित नहीं होता, बाकी निलंबित हो सकते हैं आपातकाल के दौरान, तो याद में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो देखिए वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपके अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आती है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। कौन सा मूलभूत अधिकार अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करता है? अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करने वाला अधिकार जो है वो आपका कौन सा हो जाएगा? सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, जो कि अनुच्छेद 29-30 के अंतर्गत ये दिया गया है कि अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार जो है उनको दिए जाएं, ये सुनिश्चित करता है अनुच्छेद 29 और 30। कौन सा? सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। अनुच्छेद 21 किसकी गारंटी देता है? हमने अभी देखा था अनुच्छेद 21 गारंटी देता है आपके जीवन की और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की, दोनों की ये गारंटी देता है, जिसको प्राण और दैहिक स्वतंत्रता जिसको कहा जाता है। शोषण के खिलाफ अधिकार में शामिल क्या होता है? तो शोषण के खिलाफ जो अधिकार होता है उसमें आपके जबरदस्ती मजदूरी पर रोक लगाई जाती है, बाल मजदूरी पर रोक लगाई जाती है, दोनों ही राइट आंसर इसको हो जाएगा। और ये अनुच्छेद किसके अंतर्गत आएंगे? अनुच्छेद जरूर याद रखने हैं 23-24 में जबरदस्ती किसी के साथ में किसी को मजदूरी नहीं करवाई जा सकती, और जो बाल मजदूरी है उस पर निषेध इसमें किया गया है, तो दोनों ही राइट आंसर इसके हो जाएंगे। कौन सा मूलभूत अधिकार संविधान का हृदय कहलाता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यही मैं पूछना चाह रही थी पर अभी क्वेश्चन ही मैंने डाल दिए इसलिए मैंने आपसे पूछा नहीं। तो मूलभूत अधिकार जो कि संविधान की आत्मा कहलाता है, संविधान का हृदय कहलाता है, वो आपके अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो आपके कहलाता है संविधान की आत्मा, संविधान का हृदय कहलाता है अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला प्रश्न है मूलभूत अधिकारों का उद्देश्य। देखिए मूलभूत अधिकारों का उद्देश्य यही है कि आप व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है, सामाजिक न्याय भी सुनिश्चित करता है और लोकतंत्र को बढ़ावा भी देता है। तो मूलभूत अधिकारों का यही तो महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो हमारा सिविक्स का सिलेबस जो है वो यहाँ कंप्लीट हो जाता है। देखिए यहाँ हमारी कंप्लीट हो जाती है सिविक्स का जो भी पोर्शन था ना, जो भी हमारे सिलेबस में दिया गया है सिविक्स का पोर्शन,
चैप्टर्स टॉपिक्स वो हमारे यहाँ कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, इसमें से मेरे हिसाब से एक भी टॉपिक आपका बचता नहीं है। अगर फिर भी आपका बचता है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। अब मैंने मेरी तरफ से आपके लिए एक और टॉपिक जो है वो यहाँ पर लिया है। इससे क्वेश्चन आते हैं, मैंने देखे हैं PYQs में, सोर्सेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पूछे जाते हैं कि हमने कौन सी की चीज़ कहाँ से क्या ग्रहण की है, तो ये हम देख लेंगे आज। तो ये मैंने मेरी तरफ से ऐड किया इसमें। अगर आपको फिर भी लगता है कोई बच जाता है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि मैम ये वाला पोर्शन हमारा बच गया है, या आपने नहीं करवाया, या ये हमें समझ में नहीं आ रहा, तो आप करवा दीजिएगा। तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं ज़रूर उसके लिए भी वीडियो प्रिपेयर कर दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है? देखिए, भारतीय संविधान की उद्देशिका का विचार जो है हमने लिया है अमेरिका के संविधान से, है ना, जिसमें वी द पीपल से स्टार्ट होती है ना हमारी प्रस्तावना, उद्देशिका, वहां से ये चीजें हमने ली है। कहाँ से? अमेरिका से। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। भारत में संसदीय प्रणाली हमने कहाँ से ली है? देखिए, संसदीय प्रणाली हमने ग्रहण की है जो आपने कहाँ पर? ब्रिटेन से, है ना। संसदीय प्रणाली हमने कहाँ? ब्रिटेन से ली है। इसके साथ ही जो हमारे मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी हो गई, कानून के शासन की अवधारणा हो गई, तो यह सब हमने कहाँ से? ब्रिटेन से ग्रहण किया है। देखिए, अलग अलग कौन कौन सी जगह से हमने क्या क्या चीज़ें ली हैं वो आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। चाहे आपके सिलेबस में मतलब टॉपिक नहीं दिया, लेकिन ये चीज़ें वो जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही है, उसी में से आता है, क्योंकि आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दिया है तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये वाली चीज़ें भी आती हैं, तो मैंने ऐड कर दी हैं इसमें। भारत के मौलिक अधिकार प्रेरित करते हैं अमेरिका अधिकार पत्र से। बिल्कुल, भारत में जो मौलिक अधिकार है वो अमेरिका के बिल ऑफ राइट है, उससे ये प्रेरित होता है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो हमने कहाँ से लिए हैं? नीति निर्देशक तत्व का सभी को पता है। नीति निर्देशक तत्व हमने संविधान में आयरलैंड से जो है वो ग्रहण किए हैं। मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया है? मौलिक कर्तव्य का विचार हमने सोवियत संघ से लिया है, USSR से लिया है। यह अवधारणा हमने किसकी? मौलिक कर्तव्यों की। मौलिक अधिकार अलग हैं, कर्तव्य अलग हैं, दोनों में कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपका आपातकालीन प्रावधान किए गए हैं। आपातकालीन प्रावधान जो हमने लिया है वो हमने जर्मनी, जो वाइमर संविधान था ना, हमने देखा था, तो वाइमर संविधान से, जर्मनी से जो है आपातकालीन प्रावधान लिए गए हैं। ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। भारत में एकल नागरिकता का सिद्धांत जो है वो कहाँ से लिया गया? तो एकल नागरिकता का सिद्धांत हमने ब्रिटेन से ग्रहण किया है। ब्रिटेन की तरह भारत में भी केवल एक ही नागरिकता होती है, जो भारतीय नागरिकता होती है। मतलब आप सिर्फ भारत की ही नागरिकता ले सकते हैं, अन्य किसी देश की नहीं। अगला क्वेश्चन है, समान सूची जो कॉन्क्रीट लिस्ट होती है, समवर्ती सूची, इसका विचार हमने कहाँ से लिया है? अब देखिए, इसमें हिंदी में समान सूची लिख दिया तो कहोगे ना कंफ्यूज। कॉन्क्रीट लिस्ट यानी समवर्ती सूची जो है हमने ली है कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण की है हमने समवर्ती सूची का विचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली का विचार लिया गया है। तो मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली का विचार हमने कनाडा से लिया है। कनाडा से भारत ने जो है वो केंद्र को अधिक शक्तिशाली संघीय ढांचा जो है ये अपनाया है। कहाँ से? कनाडा से, कि केंद्र को ज्यादा मजबूत बताया है। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है। न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा आपने ली है USA, अमेरिका से। अमेरिका के संविधान में ये था प्रावधान और हमने न्यायिक पुनरावलोकन अमेरिका से ग्रहण किया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। देखिए, संविधान में आपातकाल हमने कहाँ से लिया गया? मैंने आपको करवाया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने कहाँ से ली? दक्षिण अफ्रीका से, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है बहुत बार। तो संविधान संशोधन की जो लचीला और कठोर दोनों प्रकार की प्रक्रिया है वो हमने कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से ली है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। गणराज्य, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का विचार हमने कहाँ से लिया है? तो गणराज्य, स्वतंत्रता और समानता और बंधुत्व हम पढ़ चुके हैं। फ्रांस की क्रांति से प्रेरित होकर हमने ये हमारी प्रस्तावना में ये लिया है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व और गणराज्य की अवधारणा भी। अगला क्वेश्चन है हमारा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का विचार लिया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का विचार हमने USA से लिया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो है वो USA के संविधान से प्रेरित है। भारत में उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया?
कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो भारत में उपराष्ट्रपति का पद हमने अमेरिका से लिया है। अमेरिका के संविधान से हमने बहुत सारी चीज़ें जो है वो ग्रहण की है, ब्रिटेन से की है। तो आप एक लिस्ट बना लीजिएगा जैसे अमेरिका से कौन कौन सी चीज़ें ली हैं। अगर टाइम बचेगा तो मेरे पास है, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी छोटा सा वीडियो बना के। नहीं होगा तो सॉरी, बट आप इनसे कर सकते हैं ना। शायद नहीं इतना टाइम मिल पाएगा क्योंकि एग्ज़ाम अभी कुछ ही आपके टाइम बचा है 5-7 दिन, तो नहीं पॉसिबल हो पाएगा ना। तो आप एक लिस्ट जो है इसी जो क्वेश्चन पेपर मैंने दिया है इनसे प्रिपेयर कर लीजिएगा। आपातकाल में मौलिक अधिकारों के निलंबन का विचार जो है वो आपके कहाँ से हमने लिया है। आपातकाल में जो मौलिक अधिकार हैं उनका निलंबन हमने देखा था, तो ये हमने जर्मनी का जो वाइमर गणराज्य है ना वहीं से हमने ये प्राप्त किया है। अगला है केंद्र और राज्यों की समान शक्तियां ली गई हैं। तो केंद्र और राज्य की समान शक्तियां हमने कहा ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण की है। केंद्र और राज्यों की समान शक्तियों की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया से। केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण की व्यवस्था, ठीक है, हमने जो केंद्र और राज्य की जो समान शक्ति है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से ले ली। अब क्वेश्चन है केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के वितरण की व्यवस्था, तो ये हमने कहाँ से, कनाडा से लिया है ना। क्या भारत ने जो है कनाडा से कौन सी संघीय व्यवस्था का मॉडल अपनाया है जिसमें क्या माना है कि केंद्र को है वो ज्यादा पावरफुल माना है ना, तो ये चीज हमने कनाडा से ली है। अगला क्वेश्चन है अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित होने का विचार लिया गया है कि अवशिष्ट शक्तियां हैं जो केंद्र में निहित होगी। तो हमने केंद्र कहाँ से, कनाडा से ही तो लिया है। अभी देखा था कि कनाडा ने जो है वो केंद्र को ज्यादा पावरफुल माना है। राष्ट्रपति की चुनाव की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है। तो राष्ट्रपति की जो चुनाव की अप्रत्यक्ष चुनाव होता है राष्ट्रपति का, ये प्रक्रिया हमने अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया हमने आयरलैंड से ली है। और आयरलैंड से एक और चीज ली है हमने, क्या, नीति निर्देशक तत्व। तो कौन से देश से कौन सी चीजें ली हैं वो आप लिस्ट बना लीजिएगा। और अंतिम प्रश्न है राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन की व्यवस्था कहाँ से ली है। तो राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन की व्यवस्था हमने ली है ब्रिटेन से। ब्रिटेन में जो है वो ये प्रणाली है कि जो राज्यसभा में नामांकित सदस्यों की व्यवस्था होती है। कहाँ पर, ब्रिटेन की संसद कौन सी थी, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हम कर चुके हैं ये क्वेश्चन भी, लॉर्ड्स, ठीक है। प्रणाली जो ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स प्रणाली है वहां से प्रेरित होकर हमने राज्यसभा में नामांकन सदस्यों की व्यवस्था ली है ब्रिटेन से, हाउस ऑफ लॉर्ड्स प्रणाली से। तो ये हमारे पॉलिटी सिविक्स कंप्लीट हो जाते हैं यहाँ पर। अगर फिर भी कोई टॉपिक जो है वो बचता है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं करवा दूंगी। टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, जैसे हमने पॉलिटी की हम इको भी कर लेंगे। और ज्योग्राफी के कुछ एक टॉपिक महत्वपूर्ण बचते हैं, बाकी तो बहुत ईजी हैं, तो आप वो खुद भी कर लेंगे, एक बार पढ़ भी लेंगे तो उसका कर पाएंगे। और पेडागोजी भी मैं आपको करवा दूंगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। जय हिंद, जय भारत।